Hello, guys, and a very happy new year to you all. आई होप आप लोगों का 2025 साल बहुत अच्छा गया होगा, बहुत इंसाइटफुल गया होगा और एक बहुत ही लर्निंग वाला फेज रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि 2026 में वो लर्निंग फेज आप लोगों को कामयाबी दे। आप लोग उसी लर्निंग फेज को आगे कंटिन्यू रखें और सीखते रहें हमेशा। तो इसी के चलते हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है, जो है करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एंड एंट्रेंस एग्जाम्स। यानी कि एक ऐसी सीरीज जहां पर आप लोगों को ना केवल क्लैट के लिए बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो कोई और अदर एंट्रेंस हो गए, सीयूईटी हो गया या फिर आप लोगों का एलेट हो गया, सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। या आप लोग किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोग इसको रेफर कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों को ये एक हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं, जिसको आप फॉलो करेंगे तो आप लोगों को वहां पर पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल और क्लासेस के रिगार्डिंग आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलती रहेगी कि कब कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो अपडेट रहने के लिए जरूरी है कि हम आज सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल करें। सही तरीके से इस्तेमाल मतलब रील ना देखकर हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें कि हमारे अंदर वैल्यू एडिशन कहां से हो सकता है। तो उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हमारी पहली वीडियो होने जा रही है, जो है दिसंबर 2025 के लिए। दिसंबर 2025 में घटने वाली सभी घटनाओं को हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के दो पार्ट रहेंगे। पहले पार्ट में हम लोग नेशनल अफेयर्स, जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या क्या घटा, जियो पॉलिटिक्स में किस तरीके से उथल पुथल हुई, उन सब चीजों को हम लोग एक तरीके से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। और ये द हिंदू न्यूज़पेपर दिसंबर 2025 का एनालिसिस रहने वाला है। तो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग सीधे शुरू करते हैं कहां से, जहां से हमारा नेशनल अफेयर्स यानी कि नेशनल न्यूज हमारी शुरू होती है। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने, जिसको डॉट भी बोला जाता है, उसने एक ऑर्डर जारी किया कि संचार साथी ऐप, इस ऐप का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संचार साथी ऐप क्या हो जाएगी, मार्च 2026 से मैंडेटरी हो जाएगी। यानी कि जितने भी मोबाइल फोन्स हम लोग मार्च 2026 के बाद देखेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, ये मैंडेटरी हो जाएगा कि उसके अंदर संचार साथी ऐप हो, है ना। और ये संचार साथी ऐप क्या करता है, ये इसका क्या इंप्लीकेशन है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हालांकि बाद में इस ऑर्डर को डीओटी ने वापस ले लिया अंडर द प्रेशर, तो उन सब चीजों को भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो डीओटी ने सरकार का क्या कहना था कि ये हम लोग क्यों लेकर आ रहे हैं। सरकार का यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का, गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट था कि हम लोग इससे आईएमईआई नंबर, आईएमईआई नंबर क्या होता है, आईएमईआई नंबर आपके मोबाइल का एड्रेस है। वो एक नंबर होता है जिससे कि आपके मोबाइल को ट्रेस किया जा सके, है ना। तो हम लोग आईएमईआई नंबर को इंटीग्रेट कर देंगे किसमें, संचार साथी ऐप में। और संचार साथी ऐप को ना तो कोई भी डिलीट कर पाएगा, ना ही कोई भी डीएक्टिवेट कर पाएगा। तो यहां पर क्या हुआ कि जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं और ऑपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी या अपोजिशन पार्टी वाले हैं, या जो सिविल सोसाइटीज हैं, उन्होंने कंसर्न रेज किया कि भाई इस तरीके का एक आप ऐप अगर इंस्टॉल कर दोगे जिसको ना तो डिलीट किया जा सकता, ना ही डीएक्टिवेट किया जा सकता, और उसके अंदर क्या किया गया है, ओएस लेयर रूट क्या दिया गया है उसके अंदर, ओटीए, ओवर द एयर एक्सेस दिया गया है। किसको, उस ऐप को। मतलब आपके सारे डेटाज, जितना भी आपका डेटा है, उन सबको एक्सेस दिया गया। हालांकि गवर्नमेंट इसमें कहती रही
कि हम लोग ये सर्वेलेंस के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी इसका कंसर्न बना रहा। मेन कंसर्न उन्होंने क्या उठाया कि इट विल अंडरमाइन द इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एक जो हम लोग कंसेंट देते हैं, जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो एक कंसेंट आती है, उसमें हम लोगों को एक्सेप्ट करना होता है। अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तभी हमारा उतना ही डेटा शेयर होता है जितने डेटा शेयरिंग के लिए हमने उस ऐप के साथ कंसेंट किया। यहां पर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के कंसेप्ट को खत्म किया जा रहा था, इसीलिए ऑपोजिशन और जो सिविल सोसाइटीज हैं उन लोगों ने कंसर्न रेज किया। और पहले से इसमें यह भी बताया गया कि पहले से चूंकि सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा है, एक पेगासस नाम का स्पाईवेयर था जो कि एलिज्ड था कि सरकार ने उसको ऑपोजिशन के अगेंस्ट, बहुत सारे मिनिस्टर्स, वो बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल किया, बहुत सारे जर्नलिस्ट के अगेंस्ट उसका इस्तेमाल किया, है ना। तो ये प्री इंस्टॉल्ड आने वाली थी, सरकार का क्या कंसर्न है, ये सब आप लोगों को पीडीएफ में उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करते हैं तो ये सारी की सारी न्यूज आप लोग को पीडीएफ में मिल जाएगी। इसके अंदर एक सिम बाइंडिंग का कंसेप्ट भी आया था। सिम बाइंडिंग का कंसेप्ट क्या था कि जैसे हम लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, तो हम लोग व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप पे भी यूज कर पाते हैं जिसके अंदर सिम नहीं है ना। तो अगर सिम उस डिवाइस के अंदर नहीं है तो सिम बाइंडिंग कंसेप्ट से क्या होगा कि हम व्हाट्सएप से या किसी और मैसेजिंग ऐप से मैसेज नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसके अंदर कोई सिम ना डाला हो। ये सर्वेलेंस को बढ़ाने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए ये सब कदम उठाए गए थे सरकार के द्वारा। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आप लोगों के इंग्लिश या फिर किसी भी एग्जाम में आप लोगों के सामने आ सकता है, तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। पेनोप्टिकॉन। पेनोप्टिकॉन का क्या मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जो एक व्यक्ति के अंदर कांस्टेंट ये भय पैदा कर दे कि उसको देखा जा रहा है, दैट ही इज बीइंग वॉच्ड, उसको बोलते हैं पेनोप्टिकॉन। ठीक है। और पहले भी सरकार ने डीएनडी ऐप एक बार डालने के लिए कहा था। डीएनडी ऐप में भी एप्पल जैसी कंपनीज ने फिर इनके खिलाफ केस किया। अभी भी ये जो संचार साथी ऐप है, इसमें भी एप्पल और जो बाकी की कंपनीज हैं वो क्या कह रही हैं कि इससे क्या होगा, प्राइवेसी ऑफ डेटा का ब्रीच हो जाएगा और हम इसको अपने एप्पल मोबाइल फोन में, आईफोन के अंदर इंस्टॉल करके नहीं देंगे। तो वो सारी चीजें अभी चल रही थी, उसके बाद फिर सरकार ने ये ऑर्डर वापस ले लिया। अभी भी इंडिया के अंदर देखो ऐसा है ना कि अगर आपको सर्वेलेंस करनी है, मतलब अगर आपको फ्रॉड रोकना है, ई फ्रॉड जो हो रहा है, अच्छा ये बात भी सही है कि ई फ्रॉड के माध्यम से 3,000 करोड़ के आसपास हम लोग खो चुके हैं, 32,000 करोड़ के आसपास, है ना। ई फ्रॉड यानी कि सिर्फ डिजिटल अरेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ डिजिटल अरेस्ट में हम लोग 32,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं इंडिया में। ठीक है। तो ऐसे में जब डिजिटल लिटरेसी इतनी कम है, तो ऐसे में संचार साथी ऐप का लाना सही है या नहीं, मतलब मैंडेटरी करना सही है या नहीं। इट इज स्टिल अवेलेबल। अगर आप लोग चाहते हैं तो उसका वेब पोर्टल है, उसका ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन अभी ये ऑप्शनल है, अभी ये मैंडेटरी नहीं है। अगर हम उसको मैंडेटरी करते हैं तो ये एक तरीके से राइट टू प्राइवेसी का वो हो सकता है, वॉयलेशन हो सकता है। राइट टू प्राइवेसी कहां से आता है? के एस पुट्टुस्वामी केस है 2017 का, जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी केस, तो वहां से हमारा कंसेप्ट आता है राइट टू प्राइवेसी का। ठीक है। उसके अलावा तीन मतलब ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है बिना संचार साथी ऐप को मैंडेटरी किए, ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा सकता है जिससे क्या हो, जिससे कि डिजिटल फ्रॉड रुके, जैसे कि हम लोग डिजिटल लिटरेसी को इंडिया में बढ़ाएं, है ना। हम लोग लोगों को डिटेक्ट करना सिखाएं कि क्या फ्रॉड है, तभी ये हो सकता है। और ये कीनिया के अंदर किया भी गया और ये काफी कामयाब भी रहा। ठीक है। और फिर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये पिछले साल से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एसआईआर, सिटीजनशिप और एसआईआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। और इसमें देखिए सिटीजनशिप सबसे पहले, मतलब बेसिकली सिटीजनशिप कहां पर डिफाइंड है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक
सिटीजनशिप के बारे में बता रखा है, हालांकि सिटीजनशिप की डेफिनेशन कहीं नहीं है। सिटीजन कौन है, हु इज सिटीजन, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहीं डिफाइन नहीं करता, लेकिन प्रोविजंस दिए हैं आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। अब इसको हम लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बन सकती है, और इसमें बहुत ही इन डेप्थ डिस्कशन हो सकता है। तो इसके अंदर देखिए बेसिकली दो कंसेप्ट हैं। एक तो जैसे सिटीजनशिप, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, तो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के साथ ही हमारे सिटीजनशिप वाला पोर्शन लागू हो गया था, है ना, यानी कि 26 नवंबर 1949 को, जबकि बाकी का कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, तो चूंकि ये वाला पोर्शन पहले ही लागू हो गया था और इसके अंदर कट ऑफ डेट्स रखी गई थी, उन्हीं कट ऑफ डेट्स के हिसाब से एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, सिटीजनशिप एक्ट आया 1955 का, और 1955 के बाद फिर उसके अंदर अमेंडमेंट आता है 1986 में। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या था कि जब 1955 का एक्ट आया, उस समय जस्ट सोली का कंसेप्ट था। जस्ट सोली का कंसेप्ट यानी कि जो भी इस सॉइल में पैदा हुआ है वो भारतीय नागरिक है। whoever who is born in the soil of India is a Indian citizen। अब चाहे वो कोई इलीगल माइग्रेंट का बच्चा हो, चाहे वो किसी फॉरेनर का बच्चा हो, वो इंडियन सिटीजन हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है, सिटीजनशिप एक्ट 1955। फिर उसके अंदर अमेंडमेंट आता है 1986, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1986। यहां पर जस्ट सोली का जो कंसेप्ट था उसको बदल के क्या कर दिया गया, जस्ट सैंग्विनिस, यानी कि ब्लड रिलेशन, जिसका ब्लड रिलेशन होगा इंडियन सिटीजन के साथ, यानी कि सिटीजनशिप बाय लीनिएज और एथनिसिटी। तो यहां पर क्या कर दिया गया, यहां पर कर दिया गया कि जिसके वन ऑफ द पेरेंट इंडियन सिटीजन है, वो इंडियन सिटीजन होगा। फिर CAA 2003 आया, तो 2004 के बाद क्या हो गया, एनआरसी के लिए इसके अंदर रूल बनाए गए 2003 में। उसके अलावा जो सिटीजनशिप हमारी डिफाइन होती है या डिसाइड होती है, वो एक असम अकॉर्ड 1985 से होती है। असम अकॉर्ड 1985 क्यों आया, क्योंकि जब 1971 वॉर लड़ी गई बिटवीन पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, और इंडिया भी उसमें एक पार्टी था, है ना, और वेस्ट पाकिस्तान उसमें हार गया। ईस्ट पाकिस्तान आजाद हुआ, ईस्ट पाकिस्तान आजाद होकर बांग्लादेश बना। वहां पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस डेवलप हुआ, जिससे कि वहां पर लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया। लोग इंडिया में काफी ज्यादा आए बांग्लादेश से माइग्रेट करके, स्पेशली आसाम के अंदर। तो आसाम के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट। तो उसके मद्देनजर एक असम अकॉर्ड किया गया, जिसमें कि कट ऑफ डेट को सेक्शन 6A ऐड करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सेक्शन 6A को ऐड किया गया, और कट ऑफ डेट को स्पेशली उस एरिया के लिए चेंज किया गया, है ना। उसमें कहा गया कि जो भी 1 जनवरी 1966 से पहले आया है वो इंडियन सिटीजन है, ही इज डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है यहाँ का। दो कंडीशन, या तो 1 जनवरी 1966 से पहले आया हो और साथ में ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो वो इंडियन सिटीजन हो जाएगा, ही विल बी डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन। ठीक है, फिर 1 जनवरी 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के पहले, 25 मार्च 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का शुरुआत होती है। तो उससे पहले जो आ गया और ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसको 10 साल रहना पड़ेगा, यानी कि नेचुरलाइजेशन का जो पीरियड है, जो 12 साल का है, उसको कम करके 10 साल कर दिया गया। और 10 साल अगर यहां पर रहता है तो वो क्या हो जाएगा, वो इंडियन सिटीजन के लिए, इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। यहां पर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, ही विल नॉट बी डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन। यहां पर उसको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अब ऐसे में जो वो 10 साल यहां पर रह रहा है, तो ऐसे में उसको राइट टू वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन राइट टू हैव अ पासपोर्ट मिल जाएगा, है ना, ही कैन हैव अ इंडियन पासपोर्ट। उसके बाद आता है सिटीजनशिप एक्ट 2019। तो इसके अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि जो भी हिंदू है, जैन है, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, पारसी है या सिख है,
जो इन 6 कम्युनिटीज से बिलोंग करता है और पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से माइग्रेट करके इंडिया में आता है, रिलीजियसली परसिक्यूटेड है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, यानी कि 2014 दिसंबर 31 से पहले या उस तारीख को, यानी कि 2014 तक जो इंडिया में आ गया उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ही विल नॉट बी डीम्ड ऑटोमेटिकली टू बी इंडियन सिटीजन। ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्शन कमीशन है वो उसने लास्ट ईयर बिहार के अंदर एसआईआर करना शुरू किया, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना शुरू किया। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है? तो एक तरीके से इलेक्टोरल रोल का डोर टू डोर जाके जो एक वेरिफिकेशन होता है, जो एक प्योरिटी होती, प्योर किया जाता है उसको, मतलब ऐसा इलेक्शन कमीशन का कहना है दैट वी आर प्योरीफाइंग द इलेक्टोरल रोल। तो वो जो प्रक्रिया है जो डोर टू डोर जाके होगी बीएलओज के द्वारा, उसको कहा जाता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ठीक है। अब यहां पर एक लीगल इशू खड़ा हुआ, क्या कि इलेक्शन कमीशन के पास सिटीजनशिप को वेरीफाई करने की कोई पावर नहीं है। सिटीजनशिप को वेरीफाई कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करेगा, ना कि इलेक्शन कमीशन। तो यहां पर इलेक्शन कमीशन ने यह आर्ग्यूमेंट दिया कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमको यह जिम्मेदारी देता है, क्या आर्टिकल 324 कॉन्स्टिट्यूशन हमको यह जिम्मेदारी देता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करना है? सुप्रीडेंस, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस विच इंक्लूड प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। और जब ये पावर देता है आर्टिकल 324, तो आर्टिकल 326 एलिजिबिलिटी बताता है कि कौन एलिजिबल होगा वोट डालने के लिए। तो सबसे पहले कहता है कि भाई सिटीजन होना चाहिए। तो ये इस इंटरप्रिटेशन के आधार पे इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वी आर एम्पावर्ड टू वेरीफाई द सिटीजनशिप। ठीक है। उसके अलावा एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, उसमें सेक्स, कास्ट, क्रीड के आधार पे नहीं, केवल और केवल उम्र के आधार पे, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। 18 साल से ऊपर का व्यक्ति इंडियन सिटीजन है तो वो वोट कर सकता है। और कहां पर वोट करेगा? जहां का वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। अब ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन है, इसकी डेफिनेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 के अंदर दी हुई है। ठीक है। और भी कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल, इलेक्टोरल रोल में आपका नाम होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन हो सकता है? हु इज अनसाउंड और डिस्क्वालिफाइड ड्यू टू करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्टोरल ऑफेंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। और ये प्रिस्क्रिप्शन कहां दे रखा है? ये प्रिस्क्रिप्शन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 और 1951, इन दोनों के अंदर दे रखा है। ठीक है। अब इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ कैसे की जाए? सवाल ये, इलेक्शन कमीशन ने 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी शुरुआत में कि इन 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जैसे जो 1987 से पहले पैदा हुआ है वो अपना बर्थ, यानी कि बर्थ, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना प्लेस ऑफ बर्थ प्रूव करेगा बाय एनी डॉक्यूमेंट। उसमें डॉक्यूमेंट 12 डॉक्यूमेंट है और कोई भी डॉक्यूमेंट कंक्लूसिव नहीं है, नॉट इवन पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट कंक्लूसिव नहीं है उसके अंदर। ठीक है। तो चूंकि कंक्लूसिव नहीं है, इसीलिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स के कॉम्बिनेशन से देखा जाएगा कि क्या वो व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या नहीं। वो कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ। जो 1987 से पहले पैदा हुआ उसको क्या बताना है? उसको सिर्फ अपने पैदा होने का बताना है कि वो कहां पर पैदा हुआ, कब पैदा हुआ। 1987 के बाद और 2002 से पहले जो पैदा हुआ उसको अपना और अपने एक पेरेंट का, और 2002 के बाद जो पैदा हुआ वो अपना और अपने दोनों पेरेंट्स का प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ प्रूफ करेगा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देगा। अब उसके अंदर 12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई। सुप्रीम कोर्ट में यह भी मामला गया लास्ट ईयर, और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक और डॉक्यूमेंट को ऐड किया, आधार कार्ड को। ठीक है।
तो एक ये 2003 का जो अमेंडमेंट था उसके अंदर एनपीआर और एनआरसी, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है। एनपीआर है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि जो भी ऑर्डिनरीली यहां पर रह रहा है, सामान्यतः यहां का रहने वाला है, उसको ऐड किया जाएगा एनपीआर के अंदर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के अंदर। अब वो हो सकता है कि वो इंडियन सिटीजन ना हो, लेकिन वो एनपीआर में होगा, उसका नाम एनपीआर के अंदर आएगा, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो इलीगल माइग्रेंट हो, चाहे वो किसी और तरीके से यहां पर रह रहा हो। ठीक है। और एनआरसी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन है, ये सिटीजन्स का रजिस्टर है, यहां पर सिर्फ जो सिटीजन है उनको ऐड किया जाएगा। हालांकि अभी तक एनआरसी नहीं हो पाया है। 2019 के मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कहा था हम एनआरसी करेंगे, फिर 2024 के मैनिफेस्टो में से वो हटा दिया गया ड्यू टू सम बैड एक्सपीरियंसेस इन 2019 व्हेन एसआईआर वाज कंडक्टेड इन असम in 2015. Approximately 19 lakh people were excluded from NRC. अब 19 लाख लोगों को जब निकाल दिया गया तो उनके मैनेजमेंट की जो समस्या खड़ी हुई, उसके बाद फिर कोरोना आ गया और बहुत सारी चीजें हुई, तो वो फिर अब एनआरसी के बाद नहीं होती है उतनी ज्यादा। ठीक है। इसके अंदर एक और जो कंसेप्चुअल चीज है वो ये आती है, स्टेट वर्सेस पीपल पैराडॉक्स। ये पैराडॉक्स है, और अमूमन जब हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं या पॉलिटी पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि स्टेट कैसे बना। स्टेट बना बाय द पीपल एंड बाय डिफाइनिंग अ टेरिटरी एंड बाय गवर्नमेंट। दीज आर द थ्री प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट्स टू मेक अ स्टेट। यानी कि पीपल पहले आया, सबसे पहले कौन आया? लोग आए। लेकिन एसआईआर करके क्या कहा जा रहा है? एक पैराडॉक्स क्रिएट किया जा रहा है ना कि यू प्रूव दैट यू आर द सिटीजन। पहले क्या था? यानी कि जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो क्या है कि पीपल स्टेट को बनाते हैं। यहां पर स्टेट आइडेंटिफाई कर रहा है कि हु इज द पीपल, हु इज द पीपल, है ना। तो यहां पर ये एक पैराडॉक्स है। ये लास्ट मंथ न्यूज़पेपर में छपा था, द हिंदू में, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया, है ना। आसाम एनआरसी में ये सब कुछ हुआ, आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ही चुका हूं। सिटीजनशिप अंडर सीए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट या ऑब्जर्वेशन कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। जो सेक्शन 6B है सीएए 2019 का, और वो क्या कहता है कि जो भी हिंदू है, जैन है, बुद्ध है, सिख है, पारसी है या क्रिश्चियन है, और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन को इंडिया में आ जाता है, तो उसको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब 5 साल का समय कर दिया। जो नेचुरलाइजेशन का 12 साल का पीरियड है उसको घटा के यहां पर 5 साल का कर दिया गया। डीम्ड सिटीजनशिप यहां पर नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि भाई जो भी सिटीजनशिप दी जा रही है सीएए 2019 के अंदर, वो कैसे दी जाए? वो प्रॉपर स्क्रूटनी करके दी जाए कि किस डेट को वो व्यक्ति इंडिया में आया, कब आया और कहां से आया, किस देश से आया, क्या वो रिलीजियसली परसिक्यूटेड है या नहीं। ठीक है ना। तो सीजीआई ने यहां पर यह कहा, इफ पार्लियामेंट हैज क्रिएटेड अ राइट देयर मस्ट बी अ स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म टू इंप्लीमेंट इट। अगर यहां पर सीएए 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने एक राइट क्रिएट किया है विच इज अ स्टैट्यूटरी राइट, तो उस राइट को हम अचीव कैसे करेंगे, उसका मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट को तैयार करना चाहिए। उसके अलावा देख लीजिए, डिले इन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, जो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशू होने हैं, अगर वो डिले होते हैं तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को पैदा कर सकता है। और ये एसआईआर से कैसे कनेक्टेड है? ये एसआईआर से ऐसे कनेक्टेड है कि जो उन 6 कम्युनिटीज के लोग इंडिया में आए हैं और कट ऑफ डेट से पहले आए हैं, उनको अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला, जबकि 5 साल का समय दिया गया था। 2014 से 5 साल कितने हो गए? 2019 तक। तो 2019 तक उन लोगों को क्या, 2019 के बाद वो एलिजिबल हो गए फॉर अप्लाइंग फॉर द सिटीजनशिप। ठीक है। तो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए, लेकिन सिटीजनशिप सर्टिफिकेट अभी तक 2025 खत्म हो गया, 2026 शुरू हो गया, अभी तक उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिले।
तो ऐसे में उन लोगों को डर क्या है? उन लोगों को डर ये है कि एसआईआर के अंदर तो हमारे पास डॉक्यूमेंट वो है ही नहीं जो एसआईआर मांगता है। तो उन लोगों के लिए एक स्टेटलेसनेस, यानी कि जहां पर कोई राज्य का, वो किसी भी राज्य का सिटीजन नहीं है, ऐसी परिस्थिति उनके लिए पैदा हो जाएगी अगर ऐसा होता है। और एक एनजीओ है जिसने इसके लिए केस किया था, उस एनजीओ का नाम भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कहां चला गया? आत्मादीप। उस एनजीओ का नाम है आत्मादीप। ठीक है, तो आत्मादीप एनजीओ ने ये केस किया हुआ है और उनका ये भी कहना है कि डिले एक तरीके से आर्टिकल 14 यानी कि राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, इन दोनों का वायलेशन है। ठीक है, और अब ये जो नेशनल इश्यूज का एक टॉपिक था वो हमारा खत्म होता है यहां पर। अब हम लोग जुडिशरी और कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग फॉलो कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को डेली अपडेट्स मिलते रहें। ठीक है, फिर एक ये इशू बना, मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट इशू, इनका नाम याद करना नहीं है, लेकिन द प्रोसीजर बिहाइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। ये एक जस्टिस जी आर स्वामीनाथन है जिनके अगेंस्ट ऑपोजिशन ने एक इसके अंदर देखिए एक बहुत ही इम्पीच एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इंडिया ब्लॉक एमपीज सीक टू इम्पीच मद्रास हाईकोर्ट जज, जबकि इम्पीच शब्द का इस्तेमाल केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए होता है। ये द हिंदू न्यूज़पेपर है और अक्सर ऐसा अखबारों में गलती की जाती है, हाईकोर्ट जजेस के लिए भी इम्पीच शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाता है। लास्ट ईयर भी जस्टिस वर्मा, जिनके घर में जले हुए बहुत सारे नोट मिले थे, उनके जब रिमूवल की बात थी तो वहां पर भी अखबारों में छप रहा था इम्पीच। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, ये इम्पीच वर्ड जो है ये केवल और केवल प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है, हाईकोर्ट जज के लिए रिमूवल शब्द का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट जो इंडिया ब्लॉक है यानी कि ऑपोजिशन जो है वो एक मोशन लेके आया कि इनको रिमूव किया जाना चाहिए। 107 एमपीज ने उस पर साइन भी किया। आज तक कोई भी हाईकोर्ट जज इंडिया के अंदर रिमूव नहीं हो पाया, प्रोसीजर बड़ा कठिन है। तो प्रोसीजर क्या है उसको हम लोग समझेंगे। आर्टिकल 217 के अंदर दे रखा है प्रोसीजर, और जो मैकेनिज्म है उनको रिमूव करने का वो दे रखा है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर। ठीक है, और ग्राउंड क्या होंगे वो दे रखे हैं आर्टिकल 124 के अंदर। तो ग्राउंड्स क्या है? या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो या इनकैपेसिटी हो, या तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर हो उस जज का या इनकैपेसिटी हो। तो यहां पर जो मोशन लाया गया वो प्रूव्ड मिसबिहेवियर का लाया गया, ये कहते हुए कि वो फेवर कर रहे हैं कुछ लोगों का, कुछ वकीलों का वहां पर फेवर किया जा रहा है, तो इसलिए ये मोशन लाया गया। अब इसका क्या प्रोसीजर होता है उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब मोशन जो है वो लोकसभा, एक हाईकोर्ट जज के रिमूवल का जो मोशन है वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी आ सकता है। अगर जो लोकसभा में आता है तो कम से कम 100 एमपीज का सिग्नेचर होना चाहिए, और अगर राज्यसभा में आता है तो 50 एमपीज का सिग्नेचर होना चाहिए मोशन आने से पहले। ठीक है, अब मोशन आ गया तो उसके बाद क्या होगा? स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर है या राज्यसभा का चेयरमैन है, वो क्या कर सकता है? ही मे एडमिट और रिफ्यूज टू एडमिट द मोशन। वो कह सकता है कि नहीं, इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई इनके खिलाफ जांच नहीं होगी, खत्म करो, कोई मतलब नहीं। और वो ये भी कह सकता है कि ठीक है, देखते हैं क्या मोशन में क्या चीज है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? अगर वो एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है, तो एक कमेटी बनेगी, इंक्वायरी कमेटी, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत, जिसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर कमेटी होगी, जिसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और एक एमिनेंट जूरिस्ट होंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, उसके अंदर जिस जज के खिलाफ केस चल रहा है उसको अपनी बात रखने का, प्रेजेंट करने का पूरा मौका दिया जाएगा। उसके बाद वो कमेटी अपनी रिपोर्ट को रेस्पेक्टिवली या तो चेयरमैन या स्पीकर के पास सबमिट करेगी। अब यहां पर फिर से एक डिस्क्रिशन है स्पीकर या उसके पास, चेयरमैन के पास, वो चाहे तो नहीं, अगर अगर यहां पर इस कमेटी की रिपोर्ट में गिल्टी पाया जाता है तो मोशन प्रोसीड कर सकता है, लेकिन अगर वो चाहे तो मोशन को प्रोसीड ना करे।
ठीक है, और अगर गिल्टी नहीं पाए गए तो मोशन को प्रोसीड नहीं किया जा सकता। तो यहां पर भी एक तरीके से डिस्क्रिशन है चेयरमैन और स्पीकर के पास कि वो मोशन को प्रोसीड करें या ना करें। ठीक है, अगर फिर उसके बाद क्या होगा, दोनों हाउसेस में रखा जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, दोनों हाउसेस से। स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस का 50% और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। ये दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट हाउस, दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जो जज है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। एक और इशू लास्ट मंथ बड़ा डिस्कशन के अंदर था कि सिलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो सिलेक्ट, हालांकि ऑपोजिशन ने इसके ऊपर संसद के अंदर बहुत सारी बातें करी, लेकिन वो सारी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। अब आर्टिकल 324 क्या करता है, स्टैब्लिश करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ, अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, है ना, तो इसको हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं, सीधे सीधे प्रोसीजर पे आते हैं। अब पहले क्या होता था कि जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होता था उसको डायरेक्टली कैबिनेट चूज करती थी, है ना, कैबिनेट चूज करती थी, यानी कि डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर उसको अपॉइंट किया करते थे। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे लेकिन चूज प्राइम मिनिस्टर करते थे। तो एक तरीके से रूलिंग पार्टी का वहां पर क्या था, वर्चस्व था, वहां पर पूरी तरीके से रूलिंग पार्टी अपने हिसाब से उनको अपॉइंट कर सकती थी। ठीक है, लेकिन 2023 में एक केस होता है अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है उसका सिलेक्शन कैसे होगा, उसका सिलेक्शन एक कमेटी के द्वारा होगा। और वो कमेटी, उस कमेटी में कौन कौन होगा, उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा के होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। इन 3 लोगों की कमेटी बनाई गई। फिर इसको ओवरटर्न करते हुए एक एक्ट आया जिसका नाम है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। दिसंबर 2023 में ये एक्ट आता है और सुप्रीम कोर्ट के उस इंटरिम पैनल को रिमूव कर देता है। इसके अंदर सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया पूरा। इसमें कहा गया कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी उसके अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, विच विल बी नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे वो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। यानी कि फिर से अब गवर्नमेंट के हाथ में आ गया कि कौन बनेगा इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अभी कौन है, ज्ञानेश कुमार जी। ठीक है, उसके अलावा एक सर्च कमेटी का प्रोविजन किया गया। सर्च कमेटी का प्रोविजन किस लिए किया गया कि ये लोग ढूंढ के लाएंगे कि भाई किन किन लोगों को बनाया जा सकता है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और 2 सीनियर ऑफिसर होंगे। ठीक है, इन्हें 5 लोगों को ढूंढ के लाना होगा जिसमें से कि उन 5 में से किसी एक को जो सिलेक्शन कमेटी है वो सेलेक्ट करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरह अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी, इलेक्शन मैनेज करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ गवर्नेंस, इन सब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बस इतनी एलिजिबिलिटी। इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अ वर्डिक्ट दैट इज एन एब्डिकेशन ऑफ जुडिशियल फंक्शन। ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल द हिंदू में छपा था लास्ट मंथ, इसीलिए मैंने ये इसमें रखा है और ये आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल तो आप लोग पढ़ेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं जिससे कि समझ में आ जाए, है ना। क्या हुआ लास्ट ईयर नहीं, ये कहानी तो शुरू होती है काफी पहले से, मतलब होती तो बहुत पहले से है। मतलब ये डिबेट शुरू होती है जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर गवर्नर की पोजीशन के बारे में प्रोविजंस बनाए जा रहे थे वहां से। लेकिन कट शॉर्ट करके हम लोग इसमें थोड़ा सा आगे आते हैं। सन 2020 के अंदर क्या हुआ कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट पास किए। वो एक्ट पास करके कहां गए, वो एक्ट पास होके गवर्नर के पास गए। कुछ एक्ट तो, कुछ बिल तो गवर्नर ने क्या किया,
प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेज दिए, कुछ के ऊपर पॉकेट वीटो कर लिया, यानी कि पॉकेट वीटो मतलब कि कोई डिसीजन नहीं लिया। कुछ बिल ऐसे भी थे जो दोबारा रिकमेंडेशन के बाद वापस आए और फिर भी उनको पॉकेट वीटो किया गया या फिर प्रेसिडेंट के पास भेज दिया गया। तो ऐसे में तमिलनाडु गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई और केस हुआ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसके अंदर आर्टिकल 200, जहां पर गवर्नर की पावर डिफाइंड है कि वो एक बिल के साथ क्या क्या कर सकता है, वहां पर 4 ऑप्शन है कि वो क्या कर सकता है। वो विदहोल्ड कर सकता है, वो एसेंट दे सकता है, वो दोबारा से रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, या प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। ठीक है, तो ऐसे में विदहोल्ड के लिए कोई सीमा नहीं है। विदहोल्ड के लिए आर्टिकल 200 के अंदर कोई सीमा नहीं है कब तक वो उस बिल के ऊपर बैठा रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट गवर्नर कैन नॉट सेट फॉर इनडेफिनेट टाइम ऑन अ बिल पास्ड बाय अ लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट, है ना, लीगली इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो, और वहां से जब पास होके आया तो उसके ऊपर इंडेफिनेटली नहीं बैठ सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विद इन 3 मंथ्स आपको इसमें डिसीजन ले लेना है। आर्टिकल 201 एंड 200 के अंदर टाइमलाइन डिसाइड कर दी गई। अब ऐसे में क्या होता है कि चूंकि वहां पर प्रेसिडेंट का भी मामला आ जाता है। और अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके अंदर कि जब ये कहा गया तो उसके साथ ही ये कहा गया कि जो 10 बिल पेंडिंग है तमिलनाडु गवर्नमेंट के, उन 10 बिल को हम क्या करेंगे, हम डीम्ड कंसेंटेड मान लेंगे, डीम्ड एसेंटेड मान लेंगे। हम क्या करेंगे, हम डीम एसेंट मान लेंगे। और उस डीम एसेंट को मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर 3 चीजें हुई। आर्टिकल 201 के अंदर 3 महीने का समय निर्धारित किया गया, यानी कि प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप 3 महीने के अंदर डिसीजन करके दीजिए। दूसरा क्या कहा गया, गवर्नर को कहा गया कि आप 1 महीने के अंदर डिसीजन करके दीजिए, आर्टिकल 200 के अंदर। और तीसरा क्या कहा गया, तीसरा यह कहा गया कि जो पेंडिंग बिल्स हैं उनको हम डीम्ड एसेंट मान लेंगे, आर्टिकल 142 के अंदर। तो इसमें प्रेसिडेंट ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए, और उस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को क्या नाम दिया गया, 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है वो। और 16th प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है ना, और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई इस तरीके के टाइमलाइन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट निर्धारित नहीं कर सकता। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि गवर्नर कैन नॉट सिट फॉर इंडेफिनेट टाइम, तो केस टू केस वो सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, वो देखेगा सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन बहुत ज्यादा जाने का क्या मतलब है कि वो एक पैरेलल गवर्नमेंट बना सकता है। और यही डर डॉक्टर BR अंबेडकर ने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट हो रही थी उसके अंदर कहा था, उसके अंदर ये कंसर्न उठाया गया था, ठीक है ना। और गवर्नर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चयनित होता है, और प्रसाद पदेन प्रेसिडेंट के, यानी कि कैबिनेट के। प्रेसिडेंट कैसे एक्ट करता है, प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। तो कैबिनेट के प्रसाद पदेन है गवर्नर, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट, हैज इंक्रीज्ड द कंट्रोल ओवर स्टेट गवर्नमेंट by appointing a governor। तो उसी कंट्रोल को कम करने के लिए जजमेंट आया था, जिसके अगेंस्ट में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आता है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस उस जजमेंट को काफी हद तक निगेट कर देता है और वापस से एक फेडरलिज्म की डिबेट शुरू होती है कि क्या हम वाकई में फेडरलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या हम स्टेट को फ्री हैंड दे रहे हैं अपने लिए लॉ बनाने के लिए, क्या सेंट्रल कंट्रोल बढ़ तो नहीं रहा, क्या पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी डिबेट्स हैं उसके ऊपर, और जो एक्सटेंसिव क्लासेस होती हैं उसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। रेस्टोरिंग द मिनेस ऑफ अनफेटर्ड डिस्क्रिशन, यहां पर भी वही आर्टिकल है स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु के बारे में।
इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, दोनों आर्टिकल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। ये मैं आप लोगों को जो पीडीएफ बना के शेयर करूंगा उसके अंदर आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ऑन द राइट टू अ हेल्दी एनवायरमेंट, एक ये आर्टिकल छपा था कि जो हेल्दी एनवायरनमेंट है वो इट मस्ट बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के अंदर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना, आफ्टर दिवाली। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये दिवाली को ना, नहीं, ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत सारे कारण हैं। मतलब ऐसा है कि दिवाली इज नॉट द ओनली बट अ मेजर कंपोनेंट, मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन दिल्ली एनसीआर, प्लस स्टबल बर्निंग, पराली जो जलाते हैं, व्हीकुलर पॉल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन का पॉल्यूशन है, डिमोलिशन का पॉल्यूशन है, डिमोलिशन से जो डस्ट उड़ती है ना। तो उन सबको कर्ब करने के लिए, उन सबको रोकने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि राइट टू क्लीन एनवायरमेंट इज आवर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, इट इज मैटर ऑफ लाइफ, ठीक है। और लास्ट मंथ ही हमारे एक मिनिस्टर ने संसद के अंदर बोल दिया दैट देयर इज नो डेटा शोइंग दैट लंग डिजीजेस आर कनेक्टेड टू हाई एक्यूआई, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हाई हो जाता है तो उससे कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। और जबकि ये जिम्मेदारी है सरकार की कि वो क्या करे, वो हमारे एनवायरनमेंट को सेफ रखे, क्लीन रखे, ठीक है। आर्टिकल 48A के अंदर दिस इज डीपीएसपी, यानी कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है स्टेट के लिए कि वो ऐसा करे, ठीक है। उसके अलावा मेनका, अगर हम आर्टिकल 21 की बात करें वो किस तरीके से एक्सपेंड होता है, तो सबसे पहला जो केस आता है वो है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर ये कहा गया कि आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ केवल एनिमल एग्जिस्टेंस का ही राइट नहीं है, उसके अंदर डिग्निटी भी इन्वॉल्व है, यानी कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस आता है, जिसके अंदर पहली बार एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को आर्टिकल 21 का पार्ट माना गया। फिर उसके बाद एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ, मल्टीपल केसेस है इनके नाम से, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ताज ट्रेपेजियम केस हो गया, बहुत सारे केसेस है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 इनके केस में कहा गया, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है ये। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, ठीक है। उसके अलावा वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, दो प्रिंसिपल कहे गए, रिकॉग्नाइज किए गए दो प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। इसमें कहा गया कि जो कोई प्रोजेक्ट चला रहा है, जो कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है या किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट है, तो उसके अंदर उसको प्रिकॉशन रखना है कि एनवायरमेंट डिग्रेडेशन ना हो, एनवायरमेंट उससे खराब ना हो, और अगर होता है तो पॉल्यूटर मस्ट पे, पॉल्यूटर को ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन की गई एमसी मेहता के अंदर। इसमें यह कहा गया कि पब्लिक ट्रस्टी कौन है, पब्लिक ट्रस्ट कौन है, किसके ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है पब्लिक ट्रस्ट। यहां पर ट्रस्टी कौन है, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट इज ऑब्लाइज्ड टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, ठीक है। फिर ये एम के ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एम के रंजीत सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू बी फ्री फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इफेक्ट से, एडवर्स इफेक्ट मेरे ऊपर ना हो, ये मेरे आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 का पार्ट है, ठीक है। ये सारी डॉक्ट्राइन्स मैंने यहां पर एक्सप्लेन की, हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर अब आ जाता है हमारा पोर्शन इंटरनेशनल रिलेशंस, यानी कि इंटरनेशनल अफेयर्स का, ठीक है। इसके अंदर हम लोग थोड़ा थोड़ा मैप का भी इस्तेमाल करेंगे, उससे चीजों को समझने में आसानी होती है। सबसे पहले ये देखिए कि नेवी ने क्या कहा है, नेवी जो ये वाइस एडमिरल है समीर सक्सेना, इन्होंने क्या कहा है
नेवी हैज इट्स आईज ऑन चाइनीज एक्टिविटीज इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो इंडियन ओशन के अंदर जो एक्टिविटीज कौन कर रहा है? पीएलए कर रहा है ना? उसके ऊपर हमारी पैनी नजर है। अब क्या एक्टिविटी कर रहा है वो? एक चाइना की एक, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो चाइना की एक थ्योरी है। थ्योरी क्या? एक उसकी एक कहा जाए तो इंडिया को एनसर्कल करने की एक पॉलिसी है। वो क्या चाहता है? वो ये चाहता है कि इंडिया को किसी तरीके से एनसर्कल किया जाए, और उसके लिए उसने यहां पर हरमन टोटा, यहां पर ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, तो वो क्या चाहता है कि इंडिया को एनसर्कल करे किसी तरीके से। ये है उसका रूट। ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग ऑफ पल्स। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग ऑफ पल्स। ठीक, तो इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है? हम्म, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका का हरमनटोटा पोर्ट, म्यांमार का क्याओक्यू पोर्ट, बांग्लादेश के अंदर चिट्टागोंग, वेरी इंपॉर्टेंट। अफ्रीका के अंदर जिबूटी आइलैंड, जिबूटी के अंदर जो उसने नेवल बेस बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव्स में, मालदीव्स जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था एक मालदीव्स के अंदर, मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस क्या, इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन खराब हुए थे, तो उसके पीछे भी चाइनीज हाथ बताया, चाइना का हाथ बताया जाता है ना? तो चाइनीज मिलिट्री, चाइनीज जो नेवी है वो क्या कर रही है? पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जिसको बोलते हैं, वो क्या कर रही है? वो एक तरीके से इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रही है। तो इंडिया को एनसर्कल करने, अब इंडिया ने भी कुछ किया होगा, ऐसा तो नहीं है। तो इंडिया ने डायमंड नेकलेस नाम का इनिशिएटिव चलाया हुआ है। उस डायमंड नेकलेस को हम आगे आने वाली किसी क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा इंडिया का एक इनिशिएटिव है सागर। सागर क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। किस रीजन में? आईओसी, यानी कि इंडियन ओशन रीजन जो है, ठीक है ना? उसके अंदर इंडिया क्या बनना, इंडिया क्या है? इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन इंडियन ओशन रीजन, आईओआर, इंडियन ओशन रीजन जो है। उसके अलावा चाइना के इस इनिशिएटिव को, यानी कि रिंग स्ट्रिंग ऑफ पल्स को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने एक क्वाड भी बनाया हुआ है, क्वाड अलायंस। क्वाड अलायंस वैसे तो बना था 2011 के अंदर, जब सुनामी आया था, तो उसमें ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए क्वाड बना था, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान, इन 4 कंट्रीज ने मिलकर ये काम किया। फिर बाद में ये स्ट्रेटेजिक अलायंस बन जाता है और चाइना को काउंटर करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी है। अब क्वाड के ऊपर काफी सारी चीजें हैं, मतलब कि क्वाड का समिट होना था जो कि डिले हो चुका है ना? तो क्वाड के समिट में चूंकि इंडिया और यूएसए के बीच में अभी टैरिफ का नेगोशिएशन चल ही रहा है, और अभी तक इंडिया के ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ है 50% का। तो उसके चलते अभी क्वाड थोड़ा सा पीछे हट गया है। ठीक है, अब एक ये कोलंबिया कोलंबिया सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एनएसए लेवल की 7th समिट है, किसकी? कोलंबिया सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की। इसको शुरू किसने किया था? इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, है ना? इंडिया श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन के लिए। और सागर डॉक्ट्राइन के अंदर हम लोगों ने जो अभी वहां पर एक साइक्लोन आया था बे ऑफ बंगाल के अंदर, तो उसका नाम दितवा रखा गया था, जो नाम यमन ने दिया था। ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर होता है उसको भी हम लोग किसी ना किसी क्लास में एक बार डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से साइक्लोन्स का नाम रखा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन है दितवा, तो उससे जो नुकसान हुआ स्पेशली श्रीलंका के अंदर, तो उसको काउंटर करने के, मतलब उसको वहां पर ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाने के लिए इंडिया ने सागर ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया। तो इस ऑपरेशन सागर बंधु से एक तो हम लोगों ने वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाया, और इससे ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अपना एक तो जो इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस है उसको बढ़ा रहे हैं, है ना? इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑपरेशन सागर बंधु को आगे आएगा।
तो मैं इस कंटेक्स्ट में आपसे ये बता रहा था कि जो 7th NSA लेवल समिट हुई है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, ठीक है। तो इसके अंदर पहले इंडिया, श्रीलंका और मालदीव थे सिर्फ, उसके बाद 2024 में मॉरिशियस और बांग्लादेश भी जुड़ जाते हैं। एक और जुड़ने के आसार हैं जो है सेशल्स, वो अभी ऑब्जर्वर स्टेटस पे है, और फुल मेंबर, फुल टाइम मेंबर वो फ्यूचर में बन सकता है। अब जैसे हम लोग ओशन की बात कर रहे हैं, तो ओशन के अंदर किस तरीके के लॉज होंगे, किस तरीके से कौन सा देश कितना उसका से होगा, यानी कि मान लीजिए इंडियन ओशन है, तो ऐसा तो नहीं है कि इंडियन ओशन है तो पूरा का पूरा हमारा ही है, उसके लिए भी कुछ नियम होंगे। तो उसके लिए यूएन क्लॉज है, यूएन क्लॉज बनता है। तो यूएन क्लॉज में उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसमें ये कहा गया कि समुद्र जो है वो कॉमन है सबके लिए, वो फॉर ह्यूमैनिटी है, वो किसी देश का अपना नहीं है। तो उसके लिए नियम बनाए गए यूएन क्लॉज, ठीक है। तो यूएन क्लॉज के अंदर मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो ये रहा, ये यूएन क्लॉज डिफाइन करता है कि 12 नॉटिकल माइल्स तक, यानी कि जहां से समुद्र शुरू हो रहा है, जहां से सी शुरू हो रहा है, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक क्या होगा, वहां से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी माना जाएगा, यानी कि उसी कंट्री का माना जाएगा जिस कंट्री से वो लगा हुआ है 12 नॉटिकल माइल्स तक। फिर उसके बाद 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिजेंट जोन होगा, और 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। 200 नॉटिकल माइल्स के आगे क्या शुरू हो जाएगा, हाई सी शुरू हो जाएगा, विच इज शेयर्ड, जो सभी लोगों, सभी कंट्रीज के द्वारा शेयर किया जाएगा। इट इज शेयर्ड पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। और ये वेरी भी करता है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जैसे बे ऑफ बंगाल की तरफ अगर हम लोग देखें, तो वहां पर जो कंटिजेंट जोन है, जो यहाँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो यहां पर 200 नॉटिकल माइल्स तक बताया गया है, वो 350 नॉटिकल माइल्स तक है इन बे ऑफ बंगाल रीजन, क्योंकि वहां का कॉन्टिनेंटल शेल्फ लंबा है। तो वहां पर क्या होता है कि रिसोर्सेज को कैप्चर करना, और जैसे शिप वगैरह आते हैं तो उनको डॉक करना पड़ता है हाई सी पे। फिर वहां से ऐसा नहीं है कि वो एकदम सी शोर तक आ जाते हैं, क्योंकि गहरा पानी नहीं होता है ना। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ चूंकि लंबा है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी लंबा होगा। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी लास्ट मंथ 3 देशों की विजिट पर गए, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले वो गए जॉर्डन। और जॉर्डन देखो, एक मैं आप लोगों को बात बताता हूं, अगर हम लोग मैप पे देखें तो ये रहा जॉर्डन। जिस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जॉर्डन गए थे, उसी समय जो हमारे एनएसए अजीत डोभाल हैं वो इजराइल में गए थे। और जॉर्डन और इजराइल ये दोनों एकदम एंटी हैं। ये और जॉर्डन इंपॉर्टेंट क्यों है, जॉर्डन ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, मिडिल ईस्ट कहें या वेस्टर्न एशिया कहें, ये जो मिडिल ईस्ट का रीजन है, इसके अंदर एक सॉफ्ट पावर की तरह कंसीडर किया जाता है जॉर्डन को। तो जॉर्डन इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसराइल से हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो इसराइल इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब इंडिया के लिए डिलेमा है ना। डिलेमा क्यों है, क्योंकि हम लोगों को यहां से आईमेक यूज करना है। आईमेक यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। आईमेक क्या है, आईमेक अगर हम लोग यहां पर देखें तो यहां पर गुजरात के अंदर मुंद्रा पोर्ट है। मुंद्रा पोर्ट से हम लोग, अगर हम लोग ट्रेड की बात करें, देखो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ट्रेड रूट, कि ट्रेड रूट पे किसका कब्जा है, ट्रेड रूट पे कौन अपना वर्चस्व बना के रखता है, सबसे बड़ी लड़ाई उसकी है, ठीक है। इंडिया का यहां पर मुंद्रा पोर्ट है, मुंबई है, ठीक। अगर हमको ट्रेड करना होगा, अगर हमें यहां से ट्रेड करना होगा, तो हमारे पास वैसे तो ऑप्शंस बहुत कम है। इंडिया से ट्रेड करने के ऑप्शंस बहुत कम क्यों है, क्योंकि बाय लैंड हम लोग ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे पाकिस्तान है, और यहाँ पर पीओके है। अगर हमें यूरोप के साथ ट्रेड करना है, हमें यहाँ टर्की से आगे जाना है सामान लेके, तो कैसे जाए। एक तरीका है कि हम पूरी दुनिया घूम के जाए, वो एक अच्छा तरीका है ना, लेकिन वो ऑप्शन अभी बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, वो उसके ऊपर भी काम चल रहा है, ठीक है। चाइना ने
अपनी BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहां से एक रोड बनाई जो पीओके से होके जाती है, और यहां पर जो चाइना का बनाया हुआ पोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, ग्वादर पोर्ट, यहां से शुरू होता है। अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट बनाया, है ना, चाबहार पोर्ट बनाया, ठीक है। चाबहार पोर्ट से एक रोड तो हमारी जो इनिशिएटिव है वो ये कहता है कि एक रोड तो अफगानिस्तान से होते हुए तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उस एरिया में यानी कि सेंट्रल एशिया में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उधर से। उसके अलावा एक रूट जो जाता है वो जाता है इधर से, अजरबैजान से होते हुए, और अजरबैजान में यहां पर है बाकू पोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बाकू पोर्ट को इस्तेमाल ना कर पाए, यानी कि यहां से ट्रेड किस किस के बीच में होगा, इंडिया, यूरोप और रशिया, हम इस रूट को इस्तेमाल ना कर पाए, इसलिए अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में लड़ाई चल रही है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच की लड़ाई का मेन कारण यही है, जिसको क्या बोलते हैं, इस रूट को बोलते हैं INSTC, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर, ठीक है। अब एक अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड रूट है कि अगर हमें यूरोप से ट्रेड करना है तो एक अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड रूट क्या है कि हम यहां मुंद्रा पोर्ट या मुंबई पोर्ट से चले जाएं सीधे यहां पर यूएई में, और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए हम सीधे कहां पहुंच जाएं, मेडिटेरेनियन सी में। यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है हाइफा। हाइफा पोर्ट इजराइल में है लेकिन इंडिया का है। इट इज बीन डेवलप्ड बाय अडानी पोर्ट्स, ठीक है। तो ये रूट जो है, इस रूट को अगर हमें एक्सेस करना है तो हमें अपनी मिडिल ईस्ट के अंदर और ज्यादा अपना प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए जॉर्डन वाली विजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो रूट जो आईमैक है, आईमैक जो रूट है वो जॉर्डन से होते हुए इजराइल जाएगा। तो जॉर्डन और इजराइल दोनों को काउंटर बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा इसके अंदर, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। और ट्रेड रूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। तो बैकग्राउंड क्या था कि भाई फर्स्ट फुल फ्लेजेड बायलेटरल विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू जॉर्डन इन 37 इयर्स, और 75th एनिवर्सरी है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। इसको इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, तो पीडीएफ आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो आप लोगों को सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ओमान, मोदी जी ओमान भी गए, प्राइम मिनिस्टर हमारे, ओमान यहां पर है, ये देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है ओमान। देखो, अगर मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं इसको तो आप लोगों को समझ में आएगा। एक दुनिया का जो जितना भी ऑयल इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ऑयल ट्रेड जितना भी है, उसका लगभग 22% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर जाता है। ये जो आप लोगों को जगह दिख रही है ना, छोटी सी पतली सी, ये दुबई के ऊपर और ईरान के नीचे, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसमें लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, और चूंकि वर्ल्ड ट्रेड के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, तो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और पास में ही कौन सा देश पड़ता है, ओमान। अगर ओमान के साथ, वैसे ओमान के साथ हमारा क्या हो गया, CEPA, है ना, उस एग्रीमेंट के ऊपर भी अभी हम लोग आएंगे। ओमान के साथ हमारे मतलब अगर संबंध अच्छे होते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट है कि ओमान से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर सर्वेलेंस रख सकते हैं। यहां से हम पूरे अरेबियन सी पे, PLA क्या कर रहा है अरेबियन सी के अंदर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी क्या कर रही, क्या एक्टिविटी है, उसके ऊपर पूरा सर्वेलेंस रख सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी के लिए हमारे लिए ओमान भी बहुत जरूरी है। तो ओमान
जॉर्डन, इन दो देशों की विजिट हो गई। एक इथोपिया गए थे अभी, उसके ऊपर भी आते हैं। ठीक है। उसके अलावा ओमान के अंदर जो हमारा फिनटेक यानी कि फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी को मिला के जो एक एग्रीमेंट हुआ है कि हम वहां पर अपना रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च करेंगे ओमान के अंदर, और अपना जो हमारा जो पेमेंट सिस्टम है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है ना, उसको भी वहां पर लॉन्च करेंगे। ठीक है। आईमैक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, यहाँ पर लिखा हुआ है। आप लोगों को ये पीडीएफ जब मिलेगी, आप लोग इसको इस क्लास के बाद अगर इस पीडीएफ को पढ़ेंगे नहीं तो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके बाद मोदी जी की एक विजिट हुई इथियोपिया। इथियोपिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, तो वो ये है कि मोदी जी को कौन सा ऑनर दिया गया इथियोपिया के अंदर। जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, निशान ऑफ इथियोपिया। तो निशान ऑफ इथियोपिया ये 28वां किसी देश ने जो अवार्ड दिया है मोदी जी को, ये 28वां है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी जी के लिए। ठीक है। तो इथियोपिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है इथियोपिया। उसके अलावा जो इथियोपिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इथियोपिया है। इथियोपिया के बाद पास में है जिबूटी, और जिबूटी के अंदर चाइना का क्या है, चाइना का एक नेवल पोर्ट है जिबूटी के अंदर। तो उसको काउंटर करने के लिए इथियोपिया से अच्छे संबंध होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्लस ये जो स्ट्रेट आप लोगों को दिख रहा है, ये भी एक बहुत मेजर चोक पॉइंट है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, बाब अल मानदेव। उसका नाम है बाब अल मानदेव, और बहुत बड़ा ट्रेड यहीं से होता है। दिस इज द एग्जिस्टिंग रूट जिससे कि अभी तक सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है ना। हम लोगों ने अभी आईएनएसटीसी की बात करी, आईमेक की बात करी, बीआरआई की बात करी, लेकिन जो अभी तक जो सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है वो हो तो यहीं से रहा है, चाहे मुंद्रा पोर्ट हो, चाहे मुंबई पोर्ट हो, चाहे वो चाइना से आने वाला सामान हो, चाहे वो कोरिया से आने वाला सामान हो, चाहे वो जापान से आने वाला सामान हो, सब इसी रूट से जाएंगे, सब यहीं से जाएंगे, बाबल मानदेव से होके सबको यहीं से जाना पड़ेगा। फिर आगे सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, किसी दिन डिस्कस करेंगे इसको भी। और फिर यहां से जाके हम लोग फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, यूके, उधर पूरा ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है ना। और इथोपिया, अब जनरली हम लोगों को लगता है कि इथोपिया चूंकि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है तो समुद्र से लगता होगा, लेकिन नहीं, इसकी कोई भी बाउंड्री समुद्र से नहीं लगती है। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। वापस आ जाते हैं अपनी पीडीएफ पे। इथोपिया के साथ भी हमारा ये ओमान के साथ हमारा एफटीए हो गया है ना, ये तो आप लोगों को पता ही है, लास्ट मंथ हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। इस एफटीए के अंदर जो जैसे टेक्सटाइल हो गया, फुटवियर हो गया, ये हम लोग फ्री में बिना ड्यूटी फ्री हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट्स गुड्स है, प्लास्टिक है, फर्नीचर है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में उनको हमने बाहर रखा है जिसमें कि इंडियन फार्मर जो मार्जिनलाइज्ड है, उन प्रोडक्ट्स को हमने इससे बाहर रखा है। ठीक है। हालांकि हर एक कॉमोडिटी, कौन कौन सी कॉमोडिटी है याद करना संभव भी नहीं है और जरूरी भी नहीं है आप लोगों के लिए। ठीक है। एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ओमान के साथ जो ये वाला एग्रीमेंट हुआ है, सर्विस एंड लेबर मोबिलिटी। सर्विस एंड लेबर मोबिलिटी के अंदर क्या हुआ है कि भाई पहले क्या कहता था ओमान कि भाई अगर आपके यहां से कोई लेबर आ रहा है, कोई वो आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, कोई व्यक्ति काम करने के लिए आ रहा है, तो उसको 90 डेज का वीजा मिलता था बस। अब उसको बढ़ा के 2 साल का कर दिया गया है ना, और फर्दर 2 साल के एक्सटेंशन का प्रोविजन लाया गया कि फर्दर 2 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी कि लगभग 4 साल का समय मिल सकता है। इसको बोलते हैं मोड 4 कंसेशन, और ऐसा मोड 4 कंसेशन ओमान ने इंडिया को पहली बार दिया है। ठीक है। इंडिया का अच्छा खासा ट्रेड है ओमान के साथ। उसके अलावा ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है जिसकी की प्रेसिडेंसी अब इंडिया के पास आ गई है। इससे पहले अभी तक ब्राजील के पास प्रेसिडेंसी थी और ब्राजील ने इंडिया को ट्रांसफर की है। तो ब्रिक्स एक देखिए, एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी करंट से पूछा जा सकता है कि कौन ग्रेवल जो पास ऑन किया गया है ना, एक ग्रेवल पास ऑन किया जाता है टू द नेक्स्ट प्रेसिडेंट। तो ब्राजील ने जो इंडिया को ग्रेवल पास ऑन किया है,
इट इज अ रिसाइकल्ड अमेजोन वुड, इट इज मेड ऑफ रिसाइकल्ड अमेजोन वुड। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स में, या मतलब वन लाइनर क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों को पता ही है कि ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट संगठन क्यों है, क्योंकि ब्रिक्स क्या है कि शुरुआत तो हुई ब्रिक्स से, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, है ना। इन देशों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया जो कि रीजनली और इंटरनेशनली काफी एक्सपेंड करता गया, है ना, विद टाइम पे। अब इसके अंदर 10 मेंबर हो चुके हैं ब्रिक्स के अंदर। लेटेस्ट मेंबर जो जुड़ा है वो इंडोनेशिया जुड़ा है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं जो इसमें ढूंढ रहा हूं, हम्म देख, रिप्रेजेंट करता है वर्ल्ड 45% वर्ल्ड पॉपुलेशन को और 30% वर्ल्ड जीडीपी को। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, उसके बाद साउथ अफ्रीका जुड़ जाता है तो ब्रिक्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट और इंडोनेशिया, यहां तक ये जुड़ते जाते हैं और वो टोटल 10 मेंबर हो जाते हैं। ब्रिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ब्रिक्स चैलेंज कैसे करता है किसको? अच्छा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दुनिया में पीस लाने का काम किसने किया? बेड़ा किसने उठाया? यूएन ने। यूएन ने बेड़ा उठाया कि हम पीस लेके आएंगे दुनिया के अंदर, है ना। उसके अलावा सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, कि हम दुनिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर कहीं पर पैसे की कमी होगी तो वर्ल्ड बैंक है, अगर कहीं इमरजेंसी होगी तो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये सारा मैकेनिज्म क्रिएट किया गया पोस्ट वर्ल्ड वॉर, जिससे कि दुनिया को स्टेबल किया जा सके। उस समय दुनिया बाइपोलर थी, वर्ल्ड वॉर के बाद बाइपोलर यानी कि दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक हिस्सा रशिया और एक हिस्सा यूएसए। तो ऐसे में इतने साल, मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इतने साल बीतने के बाद जो P5 नेशंस है, यानी कि परमानेंट 5 नेशंस है, वो लगातार कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व रहे, वो दुनिया को पीस देने में नाकामयाब रहे। दुनिया में इस समय 50 से ज्यादा देश एक दूसरे के ऊपर सीधा गोलीबारी कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर्स नहीं, सीधा गोलीबारी, 50 से ज्यादा देश। तो पीस प्रोवाइड करने में, सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में यूएन फेल रहा, ऐसा ब्रिक्स का कहना है। और ब्रिक्स इज द फ्यूचर, क्योंकि ब्रिक्स क्या करता है? ब्रिक्स मल्टीपोलर वर्ल्ड को आइडेंटिफाई करता है। ब्रिक्स कहता है कि दुनिया बाइपोलर नहीं, दुनिया मल्टीपोलर है, और दुनिया मल्टीपोलर होने के साथ साथ ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स। अब यूएन के साथ या यूएनएससी के साथ समस्या यही है कि वो P5 नेशंस को तो P5 नेशंस के कंसर्न को तो आइडेंटिफाई करता है, लेकिन ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स को आइडेंटिफाई नहीं करता। तो वहां पर चूंकि वो इंक्लूसिव नहीं है, इसीलिए वो इंटरनेशनली वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। और पिछले कई सालों से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म की बात की जा रही है कि और देशों को उसके अंदर इंक्लूड किया जाए, परमानेंट 5 के अंदर इंक्लूड किया जाए, और उसका बहुत बड़ा दावेदार इंडिया भी है। और इंडिया हमेशा ये कहता है कि हमें मत करो चाहे, लेकिन ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। ब्राजील को कर लो, साउथ अफ्रीका को कर लो, है ना। तो हमारा ये स्टैंड उसके अंदर रहता है। अब चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ब्रिक्स ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि हर एक तरीके के कंट्री को रिप्रेजेंटेशन यहां पर मिलता है। ठीक है, तो ब्रिक्स आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। हाँ, कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, जैसे ब्रिक्स का पार्ट इंडिया भी है और चाइना भी है, हमारे टेरिटोरियल इश्यूज है। चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी है। 5 फिंगर पॉलिसी यानी कि उसके लिए पाम तो है तिब्बत, उसके अलावा लद्दाख, वो क्लेम करता है लद्दाख हमारा है, जिसमें कि काफी सारा हिस्सा उसने ले भी रखा है, जिसको अस्काई चीन कहते हैं। वो कहता है कि उत्तराखंड हमारा है, नेपाल हमारा है, सिक्किम हमारा है, भूटान हमारा है। ओ सॉरी, उत्तराखंड को क्लेम नहीं करता, लद्दाख, नेपाल, भूटान
सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इन पांचों को क्लेम करता है, कहता है दीज आर द फाइव फिंगर्स ऑफ द पाम। और पाम क्या है? पाम इज द तिब्बत, है ना। और तिब्बत के अंदर जो सिचुएशन है, यानी कि तिब्बत से जो शरणार्थी भाग कर आए थे 1956 में, दलाई लामा और जो उनके फॉलोअर्स थे, जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाते हैं इंडिया में रहते हुए धर्मशाला के अंदर, तो वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन है इसके अंदर, है ना। बॉर्डर इश्यूज हैं, दलाई लामा का इशू है, और भी बहुत सारे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का इशू है, 9 डैश लाइन का इशू है, चाइना 9 डैश लाइन, 12 डैश लाइन। 9 डैश लाइन में वो कहता है कि ताइवान हमारा है, और फिलिस्तीन से लगता हुआ वो कहता है यूएन क्लॉज हम नहीं मानते। वो कहता है 9 डैश लाइन क्या है? 9 डैश लाइन में चाइना ये कहता है कि भाई ये 9 डैश लाइन है, कहता है ये पूरा समुद्र हमारा है, ताइवान तो है ही हमारा, और ये जो 200 नॉटिकल माइल्स का ये फिलीपींस का नहीं हमारा है, ये पूरा का पूरा ये 9 डैश लाइन। कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना से हमारा है, जैसे कल को इंडिया कहने लगे कि ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन हमारा है ना। तो वो शेयर्ड फिर वो नहीं रह जाएगी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे कि शेयर्ड एक तरीके से रिसोर्स है दुनिया के लिए, है ना। तो ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, मैंने इसके अंदर मैप भी इंक्लूड किया है, इसको देख के आप लोगों को इजीली इसके जो भी देश हैं वो याद हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा इसमें मैथ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा रिवीजन भी करते रहेंगे तो हो जाएगा। इंडिया फेसेस इट्स ग्रेटेस्ट स्ट्रेटेजिक चैलेंज इन बांग्लादेश सिंस 1971। कह रहे कि 1971 से ज्यादा परेशानी का सबब इस समय है बांग्लादेश हमारे लिए। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई, उसके अंदर इंडिया ने बांग्लादेश का सपोर्ट किया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को मैनेज किया। उससे ज्यादा अब समस्या है। कैसे पता चल रहा है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर, और कमेटी वाज चेयर्ड बाय शशि थरूर। तो इनकी फाइंडिंग क्या है कि जो इस समय क्राइसिस है ये ज्यादा डीप है। क्यों है? उसका कारण भी ये बताते हैं कि एक तो पॉलिटिकल शिफ्ट है। पॉलिटिकल शिफ्ट यानी कि आवामी लीग, जिसके लीडर शेख हसीना है, जिनको बांग्लादेश से भाग के इंडिया में आना पड़ा, है ना। तो आवामी लीग को वहां पर बैन कर दिया गया, और आवामी लीग के इंडिया के साथ काफी अच्छे संबंध थे, है ना, शुरुआत से 1971 से लेकर अब तक। ठीक है। अब उनकी सरकार गिर गई, और जो वहां पर इस्लामिस्ट ग्रुप हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी बैन था, उनके ऊपर से बैन हटा दिया गया। ठीक है। और एक जनरेशनल डिस्कनेक्ट की बात की गई इसमें। कहा गया कि 1971 में जो वॉर इंडिया ने लड़ी बांग्लादेश के फेवर में, वो जनरेशन अब नहीं रही, वो जनरेशन अब मर चुकी है। वो अब जो नई जनरेशन आई है, ये इमोशनली उस वॉर से उतना कनेक्ट नहीं करते जितना कि वो लोग करते थे। तो इसलिए भी एक बड़ा मेजर शिफ्ट आया है। उसके अलावा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं, चाइना की डीप पॉकेट है, वो इन्वेस्ट करता है बांग्लादेश के अंदर, है ना, रोड्स में, और वहां से भी एक रूट बनाने के एक प्लान है बांग्लादेश से बीआरआई के अंतर्गत। ठीक है। पाकिस्तान ने भी इसके अंदर एंट्री की है। पाकिस्तान ने क्या करा है कि अपना जो आइडियोलॉजिकल एक इस्लामिक कंट्री है ना, तो जो आइडियोलॉजिकल फेवरिज्म है वो बढ़ाते हुए इंडिया उससे क्या हुआ है कि इंडिया ड्रिफ्ट अवे होता जा रहा है फ्रॉम बांग्लादेश। और बांग्लादेश के अंदर एंटी हिंदू वहां पर वो भी चल रहे हैं, आप लोगों को पता ही होगा, एंटी हिंदू प्रोटेस्ट वहां पर, टारगेटेड मॉब लिंचिंग भी की जा रही है। तो ये सारा एक तरीके से इशू तो है हमारे लिए, ठीक है ना। और शेख हसीना अभी तक इंडिया में ही है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दीपू चंद्र दास, इनकी हत्या की गई, लिंचिंग की गई, है ना। और क्यों की गई? क्योंकि शरीफ ओस्मान हादी की हत्या हो गई थी। शरीफ ओस्मान हादी एक स्टूडेंट लीडर रहा वहां पर, जो वहां पर गवर्नमेंट को हटा दिया गया, शेख हसीना को भागना पड़ा, उस प्रोटेस्ट का एक लीडर रहा हादी, है ना। तो उसकी हत्या कर दी गई, जिसका इल्जाम लगाया जा रहा है कि यह हत्या इंडिया की इंटेलिजेंस सर्विसेज ने करवाई, या उनका हाथ, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है। और इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में भी एफटीए हुआ, यह भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में जो वही सारी चीजें कि हमने क्या,
हमने अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को सेफगार्ड किया है, राइस, व्हीट, डेयरी प्रोडक्ट्स। हालांकि इसके अगेंस्ट अभी प्रोटेस्ट, मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट दर्ज कराया है। हिमाचल के जो एप्पल उगाने वाले जो फार्मर्स हैं, उन्होंने कहा है कि इसके अंदर जो एप्पल को एग्जेम्पशन दिया गया है वो नहीं दिया जाना चाहिए, उससे हमारा मार्केट डिसर्व हो सकता है। ठीक है ना, सेम बाकी सारी वही चीजें हैं। और इसके अंदर भी जो जैसे जो लेबर यानी कि जो एम्प्लॉय यहाँ से एम्प्लॉय वहां पर काम करने के लिए जा रहा है, तो उसके लिए वीजा में आसानी होगी। जी, इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल घटना घटी लास्ट मंथ 4-5 दिसंबर में, व्लादिमीर पुतिन जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, उनकी विजिट होती है इंडिया के अंदर, है ना। और इसके कई सारे मायने हैं। कई सारे मायने मतलब कि जैसे कि यूएस का टैरिफ वॉर चल रहा था, एक तरीके से चल रहा था, क्या चल रहा है, अभी भी इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ है। और उस 50% टैरिफ में 25% एज रेसिप्रोकल टैरिफ है, यानी कि टैरिफ अगेंस्ट टैरिफ, और 25% पेनल्टी टैरिफ है। पेनल्टी फॉर व्हाट? पेनल्टी फॉर बाइंग क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। और उस सैंक्शन के बावजूद हम लोग रशिया से ऑयल ले रहे, उतनी संख्या में नहीं ले रहे, उतना नहीं ले रहे। ऑब्वियसली हम लोगों ने रशिया से क्रूड ऑयल लेना कम कर दिया है, लेकिन पूरी तरीके से अभी भी बंद नहीं है। रशिया से हम लोग क्रूड ऑयल ले रहे हैं। तो इससे एक बार फिर से इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में, यानी कि इंटरनेशनली हम लोगों ने एक मैसेज दिया है दैट इंडिया एंड रशिया फ्रेंडशिप इज ऑल वेदर फ्रेंडशिप, है ना। यानी कि हम लोग हमेशा फ्रेंड्स रहेंगे। जैसे कि 1971 की वॉर में भी अमेरिका और पाकिस्तान के अलायंस के अगेंस्ट इंडिया का साथ दिया था रशिया ने, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पर विजिट थी व्लादिमीर पुतिन की। और इसके अलावा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स के अलावा, यानी कि स्ट्रेटेजी के अलावा, और भी कई मायने हैं इस विजिट के। जैसे कि हम लोगों ने एक ये बात की कि हम लोग जो रशिया इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। उसके अलावा म्यूचुअल ट्रस्ट, उसके अलावा ट्रेड रूट, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। ट्रेड रूट यानी कि सप्लाई चेन चीजों, जिसका रास्ता सबसे छोटा होगा, यानी कि जिसका ट्रेड रूट सबसे छोटा होगा, जिसका ट्रेड रूट सबसे एफिशिएंट होगा, जो सामान पूरी दुनिया में सबसे तेजी से पहुंचा सकेगा और सबसे कम खर्चे में पहुंचा सकेगा, वही दुनिया में सामान बेच पाएगा। ये तो पहली रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर भी जब व्लादिमीर पुतिन की विजिट होती है तो चेन्नई व्लादिवोस्टोक ट्रेड रूट की बात होती है। चेन्नई व्लादिवोस्टोक अभी हमने क्लास में पहले भी बात की थी, और आर्टिक एंड नॉर्दर्न सी रूट, है ना। तो हम लोगों ने क्लास में पहले भी बात की थी कि हम लोग दुनिया घूम के भी तो जा सकते हैं ट्रेड करके। हम लोगों को जरूरी थोड़ी है कि सुएज कैनाल पार करके जाना पड़े। अगर मैं मैप में आप लोगों को दिखाऊं तो अभी जो एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट है वो अभी जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हम लोग मुंद्रा पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, यहाँ से ट्रेड करते हैं। उसके बाद फिर गल्फ ऑफ एडन में यहाँ पे बाब अल मांदेब से होते हुए जो जिबूटी के पास है, जिबूटी में चाइनीज नेवल बेस है, आप लोगों को पता ही है। और यहाँ से क्रॉस करते हुए रेड सी से होते हुए जब हम यहाँ पहुंचते हैं सुएज कैनाल में, सुएज कैनाल इजिप्ट कंट्रोल करता है फिलहाल, इसकी भी एक हिस्ट्री है अपने आप में, किसी दिन डिस्कस करेंगे। फिर मेडिटेरियन सी और जिब्राल्टर वाटर स्ट्रेट से होते हुए हम लोग पूरा यूरोप कवर करते हैं। ये एग्जिस्टिंग ट्रेड रूट है। और प्रपोज ट्रेड रूट क्या है? प्रपोज ट्रेड रूट यानी कि जो अभी व्लादिमीर पुतिन की विजिट के बाद एक प्रपोज्ड ट्रेड रूट है चेन्नई से होते हुए, चेन्नई से यहां से। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एक आइलैंड है जिसका नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने ही वाला है, आने ही वाला है। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे पूछा ही जाएगा इस आइलैंड से। इस आइलैंड के ऊपर हम लोग ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसके अंदर एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाया जा रहा है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट यानी कि एक तरीके से जो ट्रेड वाली शिप्स हैं, ट्रेड शिप्स हैं,
तो उन लोगों के लिए एक फैसिलिटी की तरह राशन पानी चाहिए, ईंधन चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो उन सब के लिए यहाँ पर हम लोग एक पोर्ट बना रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ठीक है, इसके ये जो छोटा सा आइलैंड आप लोगों को दिख रहा होगा, बहुत छोटा है, अभी दिखाई दे रहा है ये। तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो भी इसी आइलैंड के ऊपर है, इंदिरा पॉइंट, है ना। इसके ऊपर हम लोग एक टाउनशिप भी बना रहे हैं, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहे हैं, उसके अलावा एक पावर प्लांट बना रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा वर्क करेगा, काम करेगा। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, जो ये मलक्का स्ट्रेट है, यहां से दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेड होता है, लगभग 32% ऑफ ट्रेड मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, स्ट्रेटेजिकली भी। स्ट्रेटेजिकली कैसे, स्ट्रेटेजिकली ऐसे कि यहां पर फिर ऊपर जाके आ जाता है हमारा साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी यानी कि पैसिफिक, इंडो पैसिफिक ओशन के अंदर अगर हमें अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना को काउंटर भी करना है ना, चाइना का भी ये रूट है। तो चेन्नई से होके फिर हम मलक्का स्ट्रेट से होते हुए, यहां से साउथ चाइना सी से होते हुए ताइवान से, अगर हम जापान के ऊपर जाएं तो यहाँ पे रशिया आ जाता है। रशिया में व्लादिवोस्टोक, और व्लादिवोस्टोक से होने के बाद फिर ये जो यहाँ पर जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, इस वाले बेरिंग सी से होते हुए, बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए हम लोग यहाँ पूरे यूरोप को कवर कर सकते हैं। आप लोगों को ये रूट लंबा लग रहा होगा, आप लोग कहोगे कि भाई कितना लंबा घूम के जाएंगे, इससे अच्छा तो ये एग्जिस्टिंग रूट है। एग्जिस्टिंग रूट आप लोगों को अभी मैप पे छोटा लग सकता है, मैप पे ये छोटा लग सकता है, लेकिन ये छोटा है। उसका कारण, यहां से हम लोग निकले, ऐसे गए, यहां से ये हमने ट्रेड किया। ठीक है, ठीक है। अगर हम यहाँ चेन्नई से निकलते हैं, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाते हैं, सीधे यहाँ से जापान के इधर से होते हुए जाते हैं व्लादिवोस्टोक, और व्लादिवोस्टोक से फिर हम नॉर्दर्न सी रूट को एक्सेस करते हैं। तो ये नॉर्दर्न सी रूट आप लोगों को लंबा लग जरूर रहा है, लेकिन ये लंबा नहीं है। मैं इसको दूसरे कलर से बना देता हूं। ये जो नॉर्दर्न सी रूट है ये लंबा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमें नॉर्थ पोल के पास जो चीजें दिख रही है, यानी कि जैसे हम लोग को यहाँ पे ग्रीनलैंड दिख रहा है, तो ग्रीनलैंड असल में इतना बड़ा तो नहीं है ना जितना बड़ा हम लोग को दिख रहा है। ये जो मैप को हम लोग ग्लोब, ग्लोब के शेप में है मैप, है ना। और मैप को जब हम एक 2D स्ट्रक्चर में जब हम एडजस्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि पोल्स के पास की चीजों को बड़ा दिखाते हैं। तो ये डिस्टेंस इतना बड़ा है नहीं जितना हमें लग रहा है। इसको मैं आप लोगों को समझाऊंगा तो मैंने इसके अंदर एक वो भी डाल दिया, करंट, करंट रूट ये पूरा, है ना, ये करंट रूट। और अगर हम नॉर्दर्न सी रूट को एक्सेस करते हैं, चूंकि पोल के पास है, वो बड़ा उसमें दिख रहा था, लेकिन ये देखो यहाँ पर कितना छोटा है। अगर हम, ये नॉर्थ पोल है, ये जो आप लोगों को व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, ये नॉर्थ पोल है। तो ये नॉर्थ पोल का अगर हम एक सर्कल काटें, अगर हम उसका एक सर्कल उसके चारों ओर बना दें, जैसे कि शहरों के चारों ओर एक रिंग रोड बनाई जाती है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर एक रिंग रूट बना दें, तो देखो हम कितने बड़े पार्ट को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है, ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के बाद भी पूरा यूरोप हो गया, है ना। पूरा यूरोप होने के बाद फिर ये पूरा रशिया हो गया, और ये रशिया के बाद ये अलास्का हो गया, ये कनाडा हो गया। तो कनाडा से लेके अलास्का, यूएस, फिर ये पूरा का पूरा इसी सर्कल में हम लोग पूरा का पूरा एक तरीके से वेस्ट को भी और रशिया को भी पूरा का पूरा एक्सेस कर सकते हैं। अभी तक ये रूट बहुत ज्यादा एक्सेसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि सर्दियों में तो ये रूट वैसे ही बंद हो जाता है। सर्दियों में यहाँ पर आइस कैप के जमने की वजह से बंद हो जाता है। तो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से वो आइस कैप्स जब मेल्ट हो रही है तो वो रूट और ज्यादा एक्सेसिबल होते जा रहे हैं।
इसके अलावा भी रशिया हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि रशिया से हमारी डिफेंस डील्स है, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम हमने रशिया से लिया, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय हम लोगों को बहुत काम आया, है ना। उसके अलावा सुखोई है, मिग एयरक्राफ्ट है, उसके अलावा T-90 टैंक्स है, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स है, ये सब हम लोग रशिया से लेते हैं। उसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया, उस यूज केस को देखकर हमने अभी तक 2 देशों को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेच दी है। हमने इंडिया के अंदर अब 2 फैसिलिटीज बना ली हैं। किस चीज की? ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने की। तो ब्रह्मोस इंडिया और रशिया का जॉइंट प्रोजेक्ट, ठीक है ना। और इसमें ये भी है देखो कि यूएसए ने अभी हाल फिलहाल में F-16 फाइटर एयरजेट जो पाकिस्तान के पास है, उनको अपग्रेड करने के लिए $686 मिलियन का पैकेज दिया है। तो वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय हम लोग वैसे भी नहीं कर सकते, वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर, यूएस, यूरोप, इनके ऊपर। क्योंकि अगर हम पूरी तरीके से उन पर रिलाय कर जाते, अगर हम उनके साथ अलाय हो जाते, अगर हम किसी के साथ भी अलाय हो जाते, तो हम लोग क्या खो देंगे? हम लोग अपने डिसीजन लेने की पावर खो देंगे। अगर हम वेस्ट के साथ अलाय हो जाते हैं, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि जो हम एनर्जी परचेज करते हैं, जो हम क्रूड ऑयल परचेज करते हैं, वो हम यूएसए या उसके एलाइज से परचेज करें, जिससे वो चाहे। अभी क्या है? अभी हम लोग अपनी मर्जी से करते हैं। अभी रशिया से हमने यूएस प्रेशर में कम जरूर किया है, लेकिन हमने कम किया है स्ट्रेटेजी के चलते। वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं। हम रशिया से लेना बंद कर सकते हैं। हम जब 2018 के अंदर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे और हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था, हमने रशिया से लेना शुरू कर दिया था, है ना। तो सैंक्शंस का असर पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है कि हमें उसके अलावा किस देश से लेना है या हमें किस तरीके से लेना है, ऑयल या कोई भी चीज हमें इंपोर्ट करनी है तो वो कहां से कैसे करनी है, वो सारी चीजें हमारे पास होनी चाहिए। वो सारा डिसीजन हमारा खुद का होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेशनल प्रेशर्स उसके अंदर जरूर काम करते हैं, इसी को इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स बोलते हैं। हम भी कई देशों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, कई देश हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। हम भी कई बार क्या करते हैं कि डिप्लोमेटिकली 2 देशों के साथ अलाइन, मतलब अलाइन तो हम किसी के साथ नहीं होते, वी आर नॉट अलाइंड, वी आर नॉन अलाइंड, या ये कहा जाए कि वी आर मल्टी अलाइंड नाउ। 1947 में जो हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट चला था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला था, कि हम ना तो रशिया के साथ अलाइंड होंगे, ना ही यूएसए के साथ अलाइंड होंगे, वो अब हम मल्टी अलाइंड के ऊपर आ चुके। हम सबके साथ अलाइंड, हम किसी से भी अभी किसी के भी अगेंस्ट नहीं है बेसिकली। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑयल्स जियोपॉलिटिक्स प्रीमियम वैनिश्ड इन 2025 एंड मे नॉट रिटर्न। अब ये ऑयल्स जियोपॉलिटिकल प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम क्या है? तो जियोपॉलिटिक्स का, यानी कि जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे इंपैक्ट जो पड़ता है, उसको कहते हैं ऑयल जियोपॉलिटिकल प्रीमियम। तो लास्ट सेंचुरी में हम लोगों ने ये देखा कि जो पिछली अभी तक सेंचुरी गई है, पिछले 100 साल जो गए, उसके अंदर हमने देखा कि जो ऑयल है, जो क्रूड ऑयल है, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉमोडिटी है ना। क्योंकि उसी से सारी इंडस्ट्रीज चल रही है, उसी से सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, उसी से सारी चीजें चल रही है। तो क्रूड ऑयल चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके सप्लाई और डिमांड के ऊपर कंट्रोल किया जाता है, सप्लाई के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। सप्लाई को कंट्रोल करके इसके प्राइसेस को कंट्रोल किया जाता है, और कई बार इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर डालते हैं। जैसे लास्ट सेंचुरी के अंदर अगर हम देखें तो एक धमकी कि यूएसए ईरान के ऊपर हमला कर देगा, ये धमकी भी क्या कर सकता था?
ये धमकी भी एक पोटेंशियल रखता था कि वो क्रूड ऑयल के प्राइसेस को बढ़ा दे, या अगर ईरान ये धमकी दे दे कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दूंगा, आई विल चोक द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो भी क्या हो सकता था, ऑयल प्राइसेस एकदम से शूट कर सकते थे। जिबूटी कह दे कि मैं बाब अल मानदेब को बंद कर दूंगा, तो ऑयल प्राइसेस शूट कर सकते थे, बहुत फ्लक्चुएट होते थे। लेकिन लास्ट ईयर इजराइल ने गाजा पर हमला जारी रखा, यानी कि फिलिस्तीन के ऊपर हमला जारी रखा, गाजा के ऊपर, वेस्ट बैंक के ऊपर, इवन यूएस के एक एलाई के ऊपर हमला कर दिया, कतर के ऊपर, ईरान के ऊपर हमला कर दिया, ईरान के ऊपर यूएसए ने मिसाइल दाग दी, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा शूट होने की जगह थोड़े कमी हो। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि ये जो एरा है, दिस इज एरा ऑफ प्लेंटी, इस आर्टिकल में कहा जा रहा है दिस इज एरा ऑफ प्लेंटी, यानी कि हमारे पास बहुत ऑप्शंस है, हमारे पास सप्लाई की कोई कमी नहीं, हमारे पास सप्लाई करने के लिए सिर्फ ओपेक नेशंस नहीं है। लास्ट सेंचुरी में क्या होता था, ओपेक नेशंस मेजरली कंट्रोल करते थे सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल। ओपेक नेशंस यानी कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनकी जो ग्रुपिंग है। अब ओपेक प्लस हो गया है, ओपेक प्लस रशिया, यूएस, इस टाइम यूएसए सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर है दुनिया इस समय 2025 के अंदर। और यूएसए के रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वो अपना क्रूड ऑयल बेचना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रूड, बाय हनी और बाय मनी, उसको अपना काम कराता है, ठीक है ना। तो एज ऑफ प्लेंटी है। अब छोटी मोटी धमकियों से क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे इफेक्ट नहीं पड़ता, अब अगर रियल खतरा होगा सप्लाई चेन के ऊपर तभी इफेक्ट पड़ेगा, उसके अलावा बहुत ज्यादा इफेक्ट इन चीजों का क्रूड ऑयल के प्राइस पे नहीं पड़ने वाला, ऐसा इस आर्टिकल में कहा जाता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पाकिस्तान इज बैक इन वेस्ट एशिया गुड डेज, ठीक है। सारी बात फिर से बोलते हैं क्या कि ये जो वेस्ट एशिया का रीजन है, ये जियोपॉलिटिकली सबसे हॉट रीजन है अभी तक पूरे इतिहास में। और इसराइल और गाजा की वॉर चल भी रही है, लगातार चल रही है 2023 से। 2023 में हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया, 1200 लोगों के आसपास मार दिए, कुछ लोगों, बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया, हॉस्टेज बना लिया हमास। तो उसके रिटेलिएशन में इसराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड और ऑपरेशन राइजिंग लाइन चलाया, जो अभी तक चल रहा है, राइजिंग लाइन अभी तक चल रहा है, और राइजिंग लाइन के तहत वो पूरे गाजा को समाप्त करना चाहते हैं, ठीक है। अब गाजा के अंदर हमास नाम का जो ग्रुप है, जो एक प्रॉक्सी वॉर लड़ता है एक तरीके से, है ना, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं है इसीलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। और प्रॉक्सी वॉर किसके, तो किसके प्रॉक्सी में लड़ता है, वो ईरान के प्रॉक्सी में। ईरान हमास को फंड करता है गाजा के अंदर इसराइल के अगेंस्ट लड़ने के लिए, ठीक है। हाउथीज को भी वो ही सपोर्ट करता है ईरान, है ना, हाउथी रिबेल्स यमन के अंदर। अब लास्ट ईयर क्या हुआ कि इसराइल ने कतर के ऊपर हमला कर दिया। कतर के ऊपर ऐसे हमला नहीं कर दिया कि कतर की सोवरेनिटी पे हमला कर दिया और कतर को समाप्त कर देना चाहता, नहीं, लेकिन कतर के अंदर जो हमास के अड्डे थे उनके ऊपर हमला कर दिया, ये कहते हुए हमला किया कि हमास के अड्डों के ऊपर हमला कर रहे हैं, है ना, एटलीस्ट। और कतर क्या है, कतर यूएस एलाई है, कतर यूएस एलाई है, और कतर के ऊपर हमला यूएस रोक नहीं पाया, और उस हमले के बाद भी ये कहा गया कि इजराइल माफी मांग ले कतर से और बात खत्म। तो इस इवेंट से क्या हुआ, इस पूरे रीजन के अंदर कुवैत हो गया, यूएई हो गया, ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया, इनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ गया कि कल को अगर इजराइल हमला करता है तो क्या यूएस हमको बचाएगा भी, क्योंकि इनकी खुद की फोर्सेस बहुत कम है, बिल्कुल मिनिमल।
ये खुद फोर्सेस पे इन्वेस्ट नहीं करते, ये तो आउटसोर्स करते हैं यूएस को, कि हमारी सिक्योरिटी आउटसोर्स्ड है यूएस को, यूएस हमारी सिक्योरिटी करेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान के साथ एक पैक्ट किया, सऊदी अरेबिया ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ पैक्ट किया, डिफेंस पैक्ट, दैट अटैक ऑन वन विल बी कंसीडर्ड अटैक ऑन बोथ। अब चूंकि इस मुस्लिम उम्मा के अंदर पाकिस्तान एकमात्र न्यूक्लियर पावर स्टेट है, ठीक है ना, तो पाकिस्तान को इसलिए भी एक तो फेवर कर रहे हैं कि एक तरीके से न्यूक्लियर पावर होना एक तरीके से डेटरेंस है दुनिया के अंदर, कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर पावर है तो किस लिए है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर इसलिए नहीं है कि हम पाकिस्तान के ऊपर कर्ज फोड़ दें, वो इसलिए है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला ना करे या चाइना हमारे ऊपर हमला ना करे, तो इसलिए वो डेटरेंस के लिए, रोकने के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस अपने पीडीएफ में। तो ये पाकिस्तान का इशू, ये आप लोगों को आर्टिकल में मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा ये आर्टिकल, तो उसको पढ़ लीजिएगा, अच्छा आर्टिकल है। इसके अलावा देखिए एक ये येलो लाइन का इशू, येलो लाइन का क्या इशू है, देखो बॉर्डर जो होता है किसी भी देश का, जो बॉर्डर है वो डीज्योर होता है, डीज्योर मतलब लॉ से तय होता है, कैसा होता है, डीज्योर बाय, इसका मतलब है बाय लॉ, ठीक है। यानी कि जैसे मैकमोहन लाइन है या डूरंड लाइन है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच के बॉर्डर है, वो कैसे हैं, वो डीज्योर है। और हम लोग कहते हैं कि भाई पीओके हमारा है, कहते क्या है, पीओके कहते क्या है, तो वो तो है ही हमारा, पीओके हमारा है, लेकिन उसके बीच में एक लाइन है जिसको बोलते हैं एलओसी, एलओसी बाय लॉ नहीं है, एलओसी डी फैक्टो, डी ज्योर नहीं है, डी फैक्टो, बाय फैक्ट, मिलिट्री प्रेजेंस की वजह से, कि इधर से भी मिलिट्री आ गई, इधर से भी मिलिट्री आ गई, अब दोनों के बीच में जो भी खींचातानी हुई, उसके बाद वो जहां पर भी सेटल हुए, तो बाय फैक्ट वो एक बॉर्डर बन गया, है ना। तो इसी तरीके का एक बॉर्डर बनाया गया येलो लाइन, कहां पर, इजराइल और गाजा के बीच में, जो 20 पॉइंट पीस प्लान है, तो उस 20 पॉइंट पीस प्लान के लिए, पीपीपी लिख रहा हूं, पीस प्लान, पीपी, पीस प्लान, है ना, 20 पॉइंट पीस प्लान जो आया, इस पीस प्लान के लिए एक येलो लाइन, एक डी फैक्टो लाइन बनाई गई फॉर द पर्पस ऑफ सीज फायर, कि इसके इधर फायर करो। अब मान लो ये गाजा है और ये पूरा इजराइल है ना, ये लाइन बना दी गई, तो इजराइली फोर्सेस क्या कर रही है, यहां पर बॉम्बार्डमेंट कर रही है, जिससे जो इधर रहने वाले फिलिस्तीनी है वो इस डी फैक्टो येलो लाइन को क्रॉस करके गाजा की तरफ चले जाए, है ना। और ये लाइन क्या हो जाए, ये लाइन एक तरीके से परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए, तो ये येलो लाइन है, इंपॉर्टेंट है ना, याद रखेंगे हल्की से। अब इसमें इजराइल का कहना है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न है इसलिए हम लोग हमला करते हैं। देखो दुनिया के अंदर अगर किसी भी देश को सेल्फ रिलायंट बनना है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो या तो उसके पास क्रूड ऑयल होना चाहिए, या तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, है ना। अब एनर्जी बनाने के दो तरीके हैं, एक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें और एक नॉन फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करें, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें, यानी कि क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। अब क्लीन एनर्जी यानी कि सोलर पावर प्लांट हो गए आपके, विंड मिल्स हो गई आपके, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, तो इसमें जो सबसे एफिशिएंट देखा जाता है वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट के बिना एनर्जी एफिशिएंट होना थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है ना। तो दुनिया के अंदर जब ये टेक्नोलॉजी शुरू हुई तो दो बहुत बड़े न्यूक्लियर डिजास्टर हुए जिनको इतिहास में जाना जाता है।
एक चेरनोबिल का और एक फुकुशिमा का। चेरनोबिल के अंदर 30-32 लोग उसी समय मारे गए थे, उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस भी रशिया के अंदर देखे गए। उसके बाद चेरनोबिल को एक स्टील के डोम से पैक कर दिया गया, पहले सीमेंट के डोम से पैक किया गया, फिर उसके बाद स्टील के डोम से पैक किया गया ताकि न्यूक्लियर रेडिएशन और ज्यादा न फैले। 2011 में जापान के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया। उस अर्थक्वेक के 45 मिनट्स के बाद एक बहुत बड़ी सुनामी आती है। उस सुनामी से क्या होता है कि ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट था ये डैमेज हो जाता है, और इसका जो कूलिंग सिस्टम था, जो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को कूल रखता था, ठंडा रखता था, वो कूलिंग सिस्टम काम करना बंद कर देता है। ऐसे में जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और न्यूक्लियर सब्सटेंस जो है वो आसपास की एयर, लैंड और वाटर को कंटामिनेट कर देता है। वहां से बहुत ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है, हालांकि इमीडिएट डेथ किसी की नहीं होती है एज पर रिकॉर्ड्स, है ना, लेकिन उसके लॉन्ग टर्म रिपरकशंस देखने को मिलते हैं। इससे दो चीजें होती है, क्या कि दुनिया के अंदर एक डर पैदा होता है कि भाई न्यूक्लियर पावर है तो अच्छी लेकिन खतरनाक भी है, रिस्की भी है ना। न्यूक्लियर रिस्क एक ऐसा रिस्क है विच इज प्रेजेंट एंड एब्सेंट एट द सेम टाइम। आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बराबर में घर लेके रह लोगे, आपको डर नहीं लगेगा, बट द रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट। तो फुकुशिमा के बाद कई देशों ने इंक्लूडिंग जर्मनी एंड जापान, इन लोगों ने क्या कहा कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं लगाएंगे। लेकिन जब से सनाए तकाची जापान की राष्ट्रपति बनी है, जापान की प्रधानमंत्री बनी है, तो उन्होंने थोड़ा सा अपनी पॉलिसी में चेंज लाया है। चेंज किस लिए? देखो दो कारण है उसके भी दो कारण है, ठीक है। दो कारण क्या है? एक तो अपना एनडीसी फुलफिल करना, एनडीसी यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है ना, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर सभी देशों को देना है, दिया है सब, कई देशों ने नहीं भी दिया था, है ना। इंडिया ने अपना एनडीसी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उस एनडीसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, हम लोग किस तरीके से 2030 तक और किस तरीके से 2070 तक हम लोग नेट जीरो एमिटर बनना चाहते हैं, है ना। तो उसको फुलफिल करने के लिए भी हमें न्यूक्लियर एनर्जी का सहारा लेना पड़ेगा, हमें भी, इंडिया को भी लेना पड़ेगा और जापान को भी लेना पड़ेगा एनडीसी को फुलफिल करने के लिए। और दूसरा ये कि जापान जो एनर्जी इंपोर्ट करता है उससे क्या होता है, उससे मतलब कोई भी देश अगर इंपोर्ट करता है एनर्जी, जैसे हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट या नेचुरल गैस का इंपोर्ट या किसी भी एनर्जी का इंपोर्ट हमारे ट्रेड डेफिसिट पे एडवर्स इफेक्ट डालता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ाता है ना। जब हम इंपोर्ट करेंगे तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए चाइना ने क्या किया है, वो जापान ने क्या किया है कि काशी वाजाकी, याद करने के लिए, काशी, इंडिया में काशी विश्वनाथ है ना, काशी वजाकी। अब जापान जाएंगे तो कुछ जापानी करना पड़ेगा ना, काशी वजाकी करीबा। क्या करीबा? पूजा करीबा नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट करीबा। काशी वाजाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट, दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बाय कैपेसिटी, सबसे ज्यादा कैपेसिटी का न्यूक्लियर पावर प्लांट है दुनिया में। इसके अंदर एक पॉलिटिकल हर्डल था जिसको सनाए तकाची ने पूरा खत्म कर दिया। अब इससे एक और कांसेप्ट हम लोगों को समझ में आता है, क्या हर्डल था कि वहां की जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी कंसेंट की जरूरत है, उसके कंसेंट के बिना वहां पर क्या नहीं खोला जा सकता, न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं खोला जा सकता। तो लोकल गवर्नमेंट की कंसेंट कंपल्सरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, ये
काशिबाजाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट को कौन सी कंपनी मैनेज करती है, चलाती है, या फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट को कौन सी कंपनी चलाती थी? तो दोनों एक ही कंपनी है, याद रखेंगे, टेप्को। टेप्को यानी कि टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे जरूर से। फुकुशिमा दाइची पावर प्लांट, फुकुशिमा के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे मतलब आप लोगों के लिए नोट्स तैयार कर दिए, जो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, है ना। उसके अलावा ये देखिए, जेलेंस्की रिवील्स लेटेस्ट वर्जन ऑफ यूएस यूक्रेन प्लान टू एंड रशिया वॉर। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और गाजा के बीच में एक 20 पॉइंट पीस प्लान लाने के बाद रशिया और यूक्रेन की वॉर को भी रोकने के लिए पीस प्लान लेकर आए, जिसके अंदर ये कहा गया कि डोनेट्स्क हो गया, लुहांस्क हो गया, ज़पोरिज़िया हो गया, या खेर्सोन हो गया, इन सारे रीजन को क्या करेंगे हम लोग, यानी कि रशिया क्या, यूक्रेन क्या करेगा, यूक्रेन हैंड ओवर कर देगा रशिया को। जहां तक रशिया की फोर्सेस आ चुकी हैं वो सारी जगह रशिया को दे देगी। उसके अलावा यूक्रेन अपना जो एम्बिशन है टू ज्वाइन नाटो फोर्सेस, उस एम्बिशन को भी क्या करेगा, परमानेंटली खत्म कर देगा, समाप्त कर देगा। ये कहा गया था डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान में। अब इन्होंने एक पीस प्लान अनाउंस किया है, वोल्डिमायर जेलेंस्की, यूक्रेनियन प्रेसिडेंट। तो इन्होंने कहा है कि डोनेट्स्क से हम लोग अभी विड्रॉ नहीं करने वाले, अभी हम लोग परमानेंटली रिनाउंस नहीं करेंगे नाटो नाटो मेंबरशिप, हो सकता है फ्यूचर मिले, अभी हम लोगों ने अबेयंस में डाल दिया एक तरीके से, यानी कि अभी हमने सस्पेंड कर दिया, इसमें हम लोग कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो फेज वाइज उसमें रीडेप्लॉयमेंट होगा, फोर्सेस का वापस लाई जाएंगी, तो ये सारी चीजें इसमें इन्होंने कही है। हालांकि रशिया ने इसके ऊपर अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है कि हम इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखने वाली चीज है आगे क्या होता है। जो पहले एक प्लान दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, उससे काफी अलग। चाइना यूजिंग एलएसी डिसएंगेजमेंट टू रीसेट इंडिया टाइज कर्व यूएस अलाइनमेंट। अब जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी होती है कि हम दो देशों का बहुत अच्छा एलाई ना बन लेते। जैसे हम कभी नहीं चाहेंगे कि चाइना और पाकिस्तान का बहुत अच्छा अलायंस बने, या पाकिस्तान और यूएसए का बहुत अच्छा अलायंस बन जाए, या पाकिस्तान और रशिया का बहुत अच्छा अलायंस बन जाए, ऐसा हम लोग नहीं चाहेंगे, है ना। इसी तरीके से यूएस भी चाहता है कि इंडिया और चाइना का बहुत अच्छा अलायंस ना बने, और चाइना भी चाहता है कि इंडिया और यूएस का बहुत अच्छा अलायंस ना बने। तो एक तो व्लादिमीर पुतिन की विजिट के बाद चाइना की तरफ से काफी सिग्नल्स आए हैं कि हम लोग आरआईसी फॉर्म कर सकते हैं। आरआईसी आज की कोई नई बात नहीं है, रशिया, इंडिया, चाइना, इन तीन देशों की ग्रुपिंग के बारे में बहुत समय से डिस्कशन चल रहा है ना, लेकिन वो फॉर्मलाइज अभी तक नहीं हो पाई है ऑब्वियसली, है ना। तो आरआईसी के लिए भी पुश कर रहा है चाइना, और एक तरीके से एलएसी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके ऊपर भी डिसएंगेजमेंट, यानी कि अपने जो फोर्सेस है उसको थोड़ा सा रिलैक्स, यानी कि पीछे कर रहा है कि ठीक है ना। तो वो क्या करना चाहता है, वो ये चाहता है कि हम बहुत ज्यादा यूएस अलाइंड ना हो जाए, है ना, यूएस अलाइंड ना हो जाए। तो यूएस अलाइनमेंट को कर्व करने के लिए वो इसका इस्तेमाल कर रहा है। इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। आप लोगों को पता ही है, अभी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि उस चाइना का 5 फिंगर प्लान है, उसके अलावा 9 डैश लाइंस हैं, उसके अलावा 12 डैश लाइंस हैं, उसके अलावा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है। तो इंडिया को चाइना से सतर्क तो रहना है, लेकिन चाइना के साथ अलाइन भी रहना है, और यूएस के साथ भी अलाइन रहना है, और रशिया के साथ भी अलाइन रहना है। तो इसी के साथ हम लोग आज की ये क्लास खत्म करेंगे। किसके साथ, कि इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स, एकदम बेसिक है, इन इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर जस्ट नेशनल इंटरेस्ट, बस, ठीक है ना।
ये था पार्ट 1 इस सीरीज का। पार्ट 2 आएगा विद इन अ वीक, जिसके अंदर हम लोग दिसंबर 2025 में एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, डिफेंस के अंदर और कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप लोग हम लोगों से जुड़ने के लिए लॉ पॉइंट फॉर क्लैट टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा क्यूआर कोड है, इससे आप लोग सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड once again a very happy new year